हरे कृष्णा। देखिए, इनकम टैक्स में टोटल कितने हेड्स होते हैं बताइए जरा। टोटल 5 हेड्स होते हैं। कौन कौन से 5 हेड्स होते हैं? सभी को पता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, आईफॉस। यानी अब तो बच्चों 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 को भी पता है कि कौन से 5 हेड है। अगर आपकी इनकम इन पांचों हेड में से किसी से भी है और पॉजिटिव इनकम है, पॉजिटिव इनकम मतलब लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो कभी कोई टेंशन ही नहीं है। हम उसको जोड़ेंगे और आपकी इनकम निकल जाएगी और उस इनकम पे आप टैक्स दे देंगे। लेट्स से मान लो एक सज्जन है, वो पांचों सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, उनकी पांचों हेड की इनकम है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि एक इंसान की सैलरी इनकम भी हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो, पीजीबीपी की भी, कैपिटल गेन की भी, अदर सोर्सेज की? हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जॉब करते हैं, सैलरी इनकम है, एक घर है किराए पे उठाया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, शाम को अपना खुद का मूंगफली का ठेला लगाते हैं, पीजीबी की इनकम है ना। इस बार वाइफ की एक अंगूठी बेच दी, कैपिटल गेन की इनकम है, और गलती से कहीं पे लॉटरी जीत गए, आईफॉस की इनकम है, या बैंक में एफडी कराई हुई है, ब्याज मिलता है, आईफॉस की इनकम। अगर सारी इनकम्स पॉजिटिव हैं, यानी प्रॉफिट्स हैं, नेगेटिव इनकम है ही नहीं, तो हमें ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। हम सारे हेड की इनकम जोड़ते हैं, जब पांचों हेड की इनकम जोड़ देते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। हाँ, उसमें से अगर कोई डिडक्शन मिलनी होती है, 80C से 80U कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, वो भी आप पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर आपके में। तो वो डिडक्शंस माइनस हो जाती है, हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, नेट इनकम बोल लो या टैक्सेबल इनकम बोल लो, और उस पर हम टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या तब आती है जब किसी भी हेड में अगर लॉस होगा। मान लीजिए, जैसे आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, IFHP। मान लो मेरे पास एक घर है और वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, और जिसको खरीदने के लिए मैंने लोन ले रखा है, यानी उस पर मैं क्या पे करता हूं? इंटरेस्ट। अब जो घर सेल्फ ऑक्युपाइड है उस पर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, आपको पता है कि उसकी जब IFHP निकाली जाएगी तो केवल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस होता है, बाकी सब कुछ नील होती है। जीएवी से लेके सारी चीजें आपने पढ़ी है, नील होती है। यानी उस घर की सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो नेगेटिव आएगी। मान लो हमने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया पूरे साल में, तो उसकी -10,000 आएगी, दैट इज लॉस। सवाल आता है, साहब जब प्रॉफिट होता है तो हम उनको टैक्स दे रहे हैं, तो लॉस में वो हमको टैक्स दें? ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कह रही हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि लेट से अगर आपका लॉस हुआ, मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड का 10,000 का लॉस है, और किसी हेड में मान लो सैलरी में आपकी इनकम है, सैलरी में आपने पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाए, तो साहब हम क्या करेंगे? हम इस IFHP के लॉस को, IFHP केवल एग्जाम्पल है, किसी भी हेड की बात हो सकती है, हम इस IFHP के लॉस को आपकी सैलरी की इनकम से एडजस्ट कर देंगे। यानी इस साल IFHP का लॉस था 10,000, सैलरी की इनकम है 5 लाख, तो हम आपसे जो टैक्स लेंगे वो 5 लाख पे नहीं लेंगे, 4,90,000 पे लेंगे। यानी अगर कभी भी आपका लॉस होता है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शंस आप पढ़ेंगे 70 से लेके 80 तक, इनको दिमाग में रखिए। ये कब बताएंगे, क्या बताएंगे, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, इनको दिमाग में रख के हम सेट ऑफ कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके दो बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है, दो अलग अलग आपके बिजनेस है। एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ और दूसरे बिजनेस में लॉस हुआ। एक बिजनेस में लेट से 2 करोड़ का प्रॉफिट है, दूसरे बिजनेस में 50 लाख का लॉस है। लॉ मेकर कह रहे सर आप इस लॉस को सेट ऑफ कर लेना, एडजस्ट कर लेना, सेट ऑफ कर लेना अपनी जो इनकम जिसमें प्रॉफिट था, यानी 50 लाख के लॉस को हम 2 करोड़ से सेट ऑफ कर लेंगे, तो मेरा बचेगा कितना? 1 करोड़ 50 लाख। अब लेकिन साहब इसका एक तरीका बताया लॉ मेकर ने कि कैसे होगा, कब होगा, जिसको मैं पहले ओरली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम हेड में एडजस्टमेंट हो जाए, सेम हेड में सेट ऑफ हो जाए। सर मतलब सेम हेड में सेट ऑफ होने का मतलब क्या है? सेम हेड का मतलब यह है कि जैसे पीजीबीपी का लॉस है
तो सबसे पहली जो हमारी कोशिश होगी, पहली स्टेप हमारी होगी कि हम पीजीबीपी के लॉस को पीजीबीपी की ही इनकम से सेट ऑफ कर ले, यानी उसी हेड के लॉस को उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर ले। जो भी मैंने एग्जांपल दिया कि बिजनेस ए का इनकम है और बिजनेस बी में लॉस है, तो बिजनेस बी के लॉस को हम बिजनेस ए से सेट ऑफ कर लें। बिजनेस ए भी पीजीपी की इनकम है और बिजनेस बी भी पीजीपी में आता है, तो सेम हेड में। या फिर जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था आईएफएसपी में, मान लीजिए मेरे पास दो घर हैं, एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड है और एक घर लेट आउट है। लेट आउट वाले की मैंने जब आईएफएसपी निकाली तो आई मान लो 5 लाख रुपए इनकम आई उसकी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस माइनस करके इनकम जो बची मान लो 5 लाख बची। और सेल्फ ऑक्युपाइड की जब निकाली तो 1 लाख नेगेटिव आई, ब्याज दिया था। दोनों आईएफएसपी का है, तो जो टोटल मेरी नेट आईएफएसपी की इनकम बचेगी वो 4 लाख की बचेगी। तो सबसे पहली स्टेप जो है, हमें सेम हेड में एडजस्टमेंट करना होता है। उसी साल, जिस साल लॉस हुआ उसी साल अगर उसी हेड की कोई और इनकम है तो आप पहले उससे एडजस्ट करिए। हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हुआ, मान लीजिए सर हमारी कोई इनकम उसी हेड की थी ही नहीं, उस हेड में लॉस था, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है उसमें सर 10 लाख का लॉस है और कोई पीजीपी की इनकम है ही नहीं और कोई बिजनेस ही नहीं है, तो साहब सेम ईयर में हम सेट ऑफ ही नहीं कर पाए। सेम ईयर में सेम हेड से पहले हम सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, वो हम कर नहीं पाए। तो लॉ मेकर कहता है परेशान ना होइए, अगर सेम ईयर सेम हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप क्या करिए, आप सेम ईयर में ही उस इनकम को किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लीजिए। सेम ईयर में उस इनकम को किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लीजिए। हमने कहा अच्छा, कह रहे ये स्टेप 2 है। हमने कहा काम करते हैं, स्टेप 1 ना लगाएं, स्टेप 2 ही लगा दे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, स्टेप वाइज ही चलते हैं, आपकी मर्जी नहीं है। पहली स्टेप, पहला कोशिश आपकी क्या होगी, सेम ईयर सेम हेड, सेम ईयर सेम हेड। अगर स्टेप 1 में काम बन गया तो बहुत बढ़िया, तो आप स्टेप 2 में नहीं जा सकते, आपकी मर्जी नहीं है कि 1 करेंगे 2 करें। स्टेप 1 में काम नहीं बना तो आप जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है सर, सेम ईयर में डिफरेंट हेड, कि भैया आईएफएसपी का लॉस था, सैलरी में इनकम थी, हमने सेट ऑफ कर लिया। या पीजीपी का लॉस था सर, कैपिटल गेन वाले हेड में इनकम थी, हमने सेट ऑफ कर लिया। तो 2 स्टेप जो अभी तक बताई, दोनों है सेम ईयर में, जिस साल का लॉस उसी साल की बात करें, सेम ईयर में। लेकिन पहली स्टेप क्या है, सेम ईयर सेम हेड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा यानी सेम हेड में एडजस्टमेंट। और दूसरी स्टेप बताई मैंने, सेम ईयर बट डिफरेंट हेड, जिसको हम बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो पहले स्टेप 1 लगाया, नहीं हो पाया तो स्टेप 2 लगाया। सर मान लीजिए अगर स्टेप 2 में भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो, जैसे मान लो आपकी पीजीबीपी का लॉस है और कोई इनकम है ही नहीं सर, स्टेप 1 नहीं लग पाया, स्टेप 2 नहीं लग पाया, लॉस बच गया, क्या करें। अगर लॉस बच गया तो लॉ मेकर कहता है स्टेप 3 वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी आप आगे आने वाले सालों में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सब ये बताएगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे, कौन सी स्टेप से शुरू करेंगे, स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे। देखिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझें। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ में कुछ नोकझोंक हुई, कुछ झगड़ा हुआ। अब वो लोग क्या करेंगे, आपस में खुद से सुलझाने की कोशिश करेंगे कि मोहल्ले वालों से सुलझवाएंगे, क्या करेंगे। पहली कोशिश होगी कि दोनों आपस में सुलझा लें, है ना। हस्बैंड ने वाइफ को सॉरी बोल दिया, वाइफ ने कहा ठीक है तुम्हारी गलती थी और माफी मिल गई, आपस में सुलझा ले। अगर आपस में नहीं सुलझ पाया तो फिर दूसरी स्टेप होगी कि घर वाले जो हैं, फैमिली मेंबर जो हैं, मम्मी पापा जो भी लोग हैं, वो समझा रहे नहीं बेटा ये तो हम भी झेल रहे हैं, तुम भी झेलो, यानी वो सुलझवा दें। और अगर उसमें भी काम नहीं हो पाया तो फिर उसको बुलाया जाएगा, रिश्ता करवाया किसने था, जिसने बताया था कि लड़का बिल्कुल ना खाता है ना पीता है, लड़की बिल्कुल दूध की दूल्ही है। आप समझ रहे हैं, 3 स्टेप। डायरेक्टली तीसरी स्टेप पे तो नहीं पहुंच सकते ना। सेम तरीके से यहां पे सबसे पहले सेम ईयर सेम हेड एडजस्टमेंट,
दूसरा सेम ईयर डिफरेंट हेड एडजस्टमेंट, एंड देन तीसरी बात आती है कैरी फॉरवर्ड। अगर अब आप चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ें तो लिखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो पहली कोशिश हमारी होगी कि सही सेट ऑफ इसी साल हो जाए, नहीं हो पाएगा तो फिर कैरी फॉरवर्ड होके अगले सालों में हम सेट ऑफ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं, यानी सेक्शन 70। सर ये सेक्शन नंबर याद कर लें, बहुत अच्छा रहेगा अगर याद हो जाए 70, नहीं तो कोई बात नहीं, कंटेंट पता हो। और देखते हैं हेडिंग, देखिए सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। हेड सेम है, एक सोर्स की इनकम दूसरे सोर्स से सेट ऑफ कर रहे हो। सर एक सोर्स की दूसरे सोर्स से क्या क्या मतलब है? सोर्स, मान लीजिए आपका एक व्यापार है मोबाइल फोन का और आपका ही एक और व्यापार है लेट से एसी का। तो मोबाइल फोन के बिजनेस में लॉस हुआ, एसी के बिजनेस में प्रॉफिट। ये दो अलग अलग सोर्सेज हो गए, लेकिन हेड क्या है? पीजीबीपी। तो सेम हेड में एक सोर्स में अगर लॉस है, किसी और सोर्स में अगर आपकी इनकम है, आप एडजस्ट कर लीजिए सर, कोई टेंशन नहीं। इसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जरा पढ़ के देखते हैं। इफ द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इज ए लॉस। क्या कह गए? अगर किसी सोर्स का नेट रिजल्ट जो निकला किसी भी साल का, किसी सोर्स का जो निकला, भी हेड की बात नहीं कर रहे, किसी सोर्स का, मान लो बिजनेस ए में आपका लॉस निकला, तो कह रहे द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इज ए लॉस। द एसएससी इज एंटाइटल्ड टू हैव द अमाउंट ऑफ सच लॉस सेट ऑफ कर सकता है। किससे सेट ऑफ करेगा? अगेंस्ट हिज इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। लेकिन आगे क्या लिखा है? अंडर दी सेम हेड ऑफ इनकम फॉर सेम असेसमेंट ईयर। मतलब जहां हेडिंग लिखी थी ऊपर सेक्शन 70 लिखा था, वहां आप अपने शब्दों में लिख लो दैट इज सेम ईयर सेम हेड, सेम ईयर कॉमा सेम हेड। उसी साल में उसी हेड से आप सेट ऑफ कर रहे हैं। सेम ईयर सेम हेड सेट ऑफ। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स हैज टू बिजनेसेस, दो बिजनेसेस हैं एक्स की। एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है। हुआ क्या? While बिजनेस ए रिटर्न्स एन इनकम ऑफ 3.5 लाख, बिजनेस ए से 3.5 लाख का मुनाफा है, इनकम है। बिजनेस बी रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ ₹1 लाख। आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको सेट ऑफ कर लेंगे। इन दिस केस लॉस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम बिजनेस बी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ ₹3.5 लाख फ्रॉम बिजनेस है। यानी अब आपकी जो नेट पीजीबीपी हेड की इनकम बचेगी वो 2.5 लाख की बचेगी। ये आप जो सेट ऑफ कर रहे हैं, इधर देखिए, ये आपकी मर्जी है कि करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब अगर एक इंसान ये चाहे, ध्यान से सुनना, अगर एक एसएससी ये कहता है कि सर हम ये लॉस को ना अभी सेट ऑफ नहीं करना चाहते, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं सर, बाद में कभी सेट ऑफ कर लेंगे, नहीं जी नहीं। अगर स्टेप 1 लग रही है तो आपको पहले स्टेप 1 लगानी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एसएससी डजंट हैव ऑप्शन टू सेट ऑफ और नॉट टू सेट ऑफ सच लॉस। वो लॉस आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। मान लीजिए जैसे आप लोग इनकम टैक्स के जानकार है, मैंने आपको टैक्स निकालना सिखाया था, आपको याद हो तो? थोड़ा बहुत याद है कि मैं चर्चा ना करूं, बस बता देना, याद हो तो मैं ही छेड़ूं, नहीं तो ना छेड़ू। वहां पे आपने पढ़ा था 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी, कुछ के लिए 3 लाख थी, कुछ के लिए 5 लाख थी। इसके अलावा आपने सेक्शन 115 बीएसी भी पढ़ा था, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम भी पढ़ा था। इसके अलावा आपने रिबेट पढ़ी थी 87A की, कुछ याद आ रहा है आपको? रेसिडेंट इंडिविजुअल वगैरह की 5 लाख वगैरह से कम इनकम पे टैक्स 0 बन रहा था, आपने देखा था वहां पे। अब मान लीजिए एक सज्जन इसी की बात करते, यही जो एग्जाम्पल लिया है, इनकी और कोई इनकम थी नहीं, इनकी 3.5 लाख की बिजनेस एक इनकम है और 1 लाख का लॉस है। अगर थोड़ी देर के लिए हम इस लॉस को ना मानते, बात समझना, तो इनकम कितनी? 3.5 लाख। अगर ये 3.5 लाख की इनकम पे अपना टैक्स निकालते हैं, मान रहे हैं और किसी हेड की इनकम इनकी नहीं थी, तो 0 आता। 3.5 लाख पे सर कैसे 0 आता? 2.5 लाख की लिमिट थी भाई, 87A की रिबेट मिल जाती। अगर ये रेसिडेंट वगैरह है, मान लो 87A की रिबेट मिलती, 0 आता। और 2.5 लाख पे अगर टैक्स निकालेगा, एडजस्ट कर लेगा, 3.5 लाख में 1 लाख का लॉस एडजस्ट कर लेगा, 2.5 लाख की इनकम उस पर टैक्स निकालेगा तो भी 0 आएगा। तो इसके दिमाग में एक लालच आया, इसने कहा यार क्यों एडजस्ट करें, अभी फायदा ही क्या मिल रहा है? 1 लाख का लॉस अभी एडजस्ट करते हैं तो भी टैक्स 0, नहीं एडजस्ट करते हैं तो भी टैक्स 0। भाई इनकम ज्यादा बन रही होती तब तो हम एडजस्ट कर भी लेते। तो उसने कहा सर इस साल एडजस्ट नहीं कर रहे, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं सर।
नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आपको वो लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आई? तो ये स्टेप 1। सर स्टेप 1 यानी सेक्शन 70 खत्म हो गया? नहीं मुन्ना नहीं, सेक्शन 70 में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ बातें हैं जो सेक्शन 70 कहता है, कुछ कंडीशंस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, देखते हैं क्या समझ में आएगा। सबसे पहला, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस लिखा है, लॉस इन अ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट इन ए स्पेकुलेशन बिजनेस। क्या बोल गए, मैं आपको समझाता हूं, मेरी तरफ देखना। पहले मैं आपको स्पेकुलेशन का मतलब समझाता हूं। ये वर्ड कभी सुना है स्पेकुलेशन? गैम्बलिंग वगैरह, लेकिन हमारे इनकम टैक्स में इसका मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं क्या है। देखिए हमारे इनकम टैक्स में नॉर्मली दो तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एक स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक स्पेकुलेशन बिजनेस, एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। हमारे इनकम टैक्स में हम स्पेकुलेशन बिजनेस किसको बोलते हैं वो सुन लो। हमारे इनकम टैक्स में हम स्पेकुलेशन बिजनेस उसको बोलते हैं जहां पे आपने जो काम किया है, जो डील किया है, वो किसी कमोडिटी या किसी शेयर में काम किया है और जिसका सेटलमेंट बिना डिलीवरी लिए किया है, which is settled otherwise by taking एक्चुअल डिलीवरी, यानी बिना एक्चुअल डिलीवरी, बिना फिजिकल डिलीवरी लिए जिसको आपने सेटल कर दिया, उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। सर बात कम जारी है, वैसे हम लोग को जो पहले पता था वो समझ में आता था नहीं। देखो मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के तहत, पहले स्पेकुलेशन समझना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। देखिए साहब, लेट्स से मान लीजिए इन दो बच्चों में शर्त लग गई, ये कह रही हैं कि अभी तुम देखना, अभी चीनी कितने रुपए चल रही है पता नहीं, मान लो 50 रुपए चल रही है, ठीक है ना, शुगर 50 रुपीज चल रही है, 50 रुपए, ठीक है। ये कह रही है अभी तुम देखना आने वाले 6-7 महीने में, 6 महीने में चीनी के दाम देख लेना 50 से बढ़ जाएंगे, 80 पहुंच जाएंगे। और बगल वाली ये कह रही नहीं नहीं नहीं, अब ज्यादातर लोगों ने चीनी खाना छोड़ दिया है, अब लोगों को अपनी हेल्थ बहुत प्यारी है, तुम देखना चीनी के दाम कम हो जाएंगे, चीनी 40 पहुंच जाएगी, 30 पहुंच जाएगी। इन्होंने बोला लगी शर्त? उन्होंने कहा शर्त लगी। दोनों ने शर्त लगा ली 100 किलो चीनी की, बात समझना पूरी, 6 महीने बाद की, यानी 6 महीने बाद का प्राइस देखेंगे 100 किलो चीनी। अब 6 महीने बाद पहला केस, 6 महीने बाद चीनी हो गई लेट्स से 60 की, कौन जीता शर्त? जिसने कहा था रेट बढ़ जाएंगे। अब जिसने रेट कहा था बढ़ जाएंगे वो शर्त जीता। अब होगा क्या, ध्यान समझिएगा, उस समय जब शर्त लगी थी तब रेट कितना था, 50 रुपए, और जो इंसान शर्त जीता तब चीनी के दाम कितने, 60। कितने रुपए पर केजी जीता, 10 रुपए। कितने किलो चीनी की शर्त लगी थी, 100 किलो, यानी बने कितने रुपए, 1000 रुपए। तो ये इनको 1000 रुपए दे देंगे। इन दोनों ने चीनी किसी ने नहीं खरीदी है, चीनी नहीं दी। अगर चीनी खरीद के देती, फिजिकल डिलीवरी ली जाती, एक्चुअल डिलीवरी ली जाती, तो वो स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन हमारे इनकम टैक्स में कभी नहीं होता। इन्होंने चीनी नहीं ली, इन्होंने क्या किया, आपस में डिफरेंस जो अमाउंट था, जो घटा बढ़ा, वो सेटल कर लिया। लेट्स से वाइस वर्सा केस, अगर चीनी के दाम गिर जाते, 50 रुपए की चीनी आज चल रही थी, 20 रुपए हो जाती, तो 30 रुपए के हिसाब से 30 इंटू 100, 3000 रुपए, ये मतलब जो कह रहा था बढ़ेगा वो इंसान देता किसको, जो जीत गया, जो कह रहा था गिरेगा। इसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। हमारे इनकम टैक्स में, फिर से सुनिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्पेकुलेशन बिजनेस वो होता है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं किसी कमोडिटी में या किसी शेयर्स में या स्टॉक्स में, और जिसमें आपका जो सेटलमेंट हो रहा है वो बिना एक्चुअल डिलीवरी लिए हो रहा है, वो बिना एक्चुअल डिलीवरी लिए हो रहा है, वो होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। यानी आप बिजनेस कर रहे हैं कमोडिटी या शेयर्स में, आपसे कोई इतनी डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बच्चों को पढ़ाओ तो बच्चों को आधी बात ना समझाओ, नहीं तो आगे जाके कभी कहीं पे फंस जाए, इससे बढ़िया पूरी बात बताओ। तो हमारे इनकम टैक्स में स्पेकुलेशन बिजनेस, कमोडिटी और शेयर, इसके अलावा अगर हम किसी और चीज में कर रहे हैं उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं नहीं इनकम टैक्स में, सिर्फ कमोडिटी, स्टॉक और शेयर्स को ही बोलते हैं।
कमोडिटी, स्टॉक और शेयर, वो भी आपस में आपने जो भी किया, बिजनेस किया, डील की, फाइनलाइज करी बिना एक्चुअल डिलीवरी लिए। तो अब वापस आ जाते हैं हमारे इनकम टैक्स पे। इधर आइए, दो बिजनेसेस हो गए, एक स्पेकुलेशन बिजनेस और एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। वो सारे बिजनेस जो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। हमारा इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से कोई लॉस है, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से कोई लॉस है, तो सर आप उसको स्पेकुलेशन बिजनेस की ही किसी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, मेरी बात को सुनिए, इन अदर वर्ड्स, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को हम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की ही अगर इनकम और कोई है उस साल, तो आप सेट ऑफ कर लीजिए, नहीं तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा। लेकिन अगर स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आप कह रहे हैं कि हम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं बना है। पढ़ के देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार। पहला पॉइंट क्या लिखा है? स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। लॉस इन ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, ये सेट के बाद जो ओ ऑफ लिखा है, ये ओ डबल एफ कर लो इसको। लॉस इन ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट इन ए स्पेकुलेशन बिजनेस। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्का? इसी में एक और बारीकी बताएंगे, लेकिन पहले एक तो सेकंड पॉइंट भी पढ़ाते हैं। यानी सेकंड क्या है? ये तो एक एक्सेप्शन है, दूसरी एक्सेप्शन क्या है? सर लिखा है लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। मैं समझाता हूं ये क्या है, पहले मेरी तरफ देखिए। हमारे देश में गवर्नमेंट को जिन बिजनेसेस की कमी लगी, यानी जिन बिजनेसेस की गवर्नमेंट को और जरूरत लगी कि ये और होने चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? टीजीबीपी के हेड में एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन 35 एडी। पूरी बात सुनिएगा और सब क्लियर कर दूंगा। और उसमें उन बिजनेसेस की लिस्ट दे दी कि सर अगर आप ये बिजनेसेस खोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं 100 बेड या उससे ज्यादा वाला, होटल खोलते हैं 3 स्टार या उससे ऊपर वाला, हनी वगैरह को रखने की व्यवस्था खोलते हैं। देखिए है क्या, मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या, आज की तारीख में ये जो कुछ व्यापार हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह खास तौर पे, ये कोई लोग करने नहीं चाहते। रीजन मीन, पहले बहुत थे, उसके बाद बहुत से लोगों ने बंद कर दिए, इतने नुकसान हुए, किसानों के ऊपर इतने लॉज हैं कि आप उनसे स्ट्रिक्ट होकर के पैसा भी नहीं वसूल सकते। और किसान ने सामान रखवाया, लेट से आलू रखवाया, जिस समय आलू रखवाया उस समय आलू चल रहा था लेट से 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और जब निकालने की बारी आई तो उस समय आलू मार्केट में इतनी धड़ाम से आ गया था कि मार्केट में आलू चल रहा है 5 रुपए किलो। अब किसान ने कैलकुलेट किया कि यार निकालेंगे तो इतना तो किराया देना पड़ जाएगा, जितना तो आलू बिकेगा नहीं, तो उसने निकाला ही नहीं, और आप जबरदस्ती उससे वसूल भी नहीं सकते, बेच अलग से सकते नहीं बिना नोटिस दिए उसको, करें तो करें क्या? तो बहुत से लोग, मैं खुद अब ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने बंद कर दिया। बल्कि ऐसे ऐसे कोल्ड स्टोरेज थे जहां पे आज की तारीख में कानपुर शहर के अंदर ही है कि अपार्टमेंट्स बना दिए, फ्लैट्स बना दिए। लेकिन साहब सवाल आता है कि अगर ये बंद हो जाएंगे तो हमारे आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। चीजें रखी कहां जाएंगी? खाने पीने की चीजें बेकार हो जाएंगी, सड़ जाएंगी ना, खुले में नहीं रख सकते, एक सेट टेम्परेचर पर रखना है। या हॉस्पिटल्स वगैरह भी आपने कोविड काल में ही देखा कितनी मारा मारी थी, है ना? तो जब गवर्नमेंट को जो जो चीजें, वो 35 एडी में पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको लिस्ट, जो जो चीजें गवर्नमेंट को लगी कि भाई साहब ये जरूरी चीजें हैं और लोग इनका व्यापार करने से कतरा रहे हैं, तो उसको सरकार ने क्या किया था, 35 एडी में प्रिस्क्राइब कर दिया था कि अगर आप ये बिजनेसेस खोलते हैं तो इसमें जितना भी आपका खर्चा होगा, पूरा का पूरा खर्चे का डिडक्शन हम उसी साल अलाउ कर देंगे। जैसे वैसे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, हमने मशीन खरीदी, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको, अब कोचिंग का बिजनेस 35 एडी में प्रिस्क्राइब नहीं है, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अब हमने एसी खरीदा 50,000 का, पूरा 50,000 का एसी का खर्चा एक ही साल में थोड़ा ना अलाउ होता है, उसको तो हर साल डेप्रीशिएशन मिलता है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो खर्चा धीमे धीमे इनकम टैक्स में अलाउ होता है, ऐसा डेप्रीशिएशन के तौर पे, पूरा थोड़ा एक बार में अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो बिजनेसेस 35 एडी में लिखे थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि सर अगर आप ये व्यापार करते हैं तो हम आपको पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर आप परेशान ना हो, उसी साल अलाउ कर देंगे।
यानी उनको मोटिवेट करने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि लोग इस तरीके का व्यापार और खोलें, वो डाला 35AD। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि अगर आप 35AD का व्यापार करते हैं, समझ गए ना, है तो बिजनेस ही है, ये भी नॉन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन नहीं है, बट इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस है। कहां स्पेसिफाइड है? अंडर सेक्शन 35AD। अगर आप सेक्शन 35AD का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लॉस हुआ, सेक्शन 35AD के स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हुआ, तो लॉ मेकर ने एक इसमें पॉइंट डाला हुआ है कि आप उसको सेट ऑफ केवल 35AD की इनकम से ही कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए सेक्शन 35AD के बिजनेस में आपका लॉस हुआ, आपका चलता है, मान लीजिए आपने खोला है एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एज पर सेक्शन 35AD, उसमें लॉस है, और आपका एक और बिजनेस है, लेट्स से मोबाइल फोन बेचने का, मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस 35AD का नहीं है, दोनों नॉन स्पेकुलेशन है। 35AD का बिजनेस भी नॉन स्पेकुलेशन है, मोबाइल फोन बेचने का भी नॉन स्पेकुलेशन है। 35AD के बिजनेस में लॉस हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, लॉ मेकर कह रहे नहीं सर, इसको मोबाइल फोन से एडजस्ट नहीं कर सकते। 35AD का ही अगर कोई और बिजनेस होता तो आप सेट ऑफ कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिए, सर हम लैप्स नहीं कर रहे हैं इसको, आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा सर, इसको आगे सेट ऑफ कर लीजिएगा। लेकिन 35AD के बिजनेस का लॉस केवल 35AD की बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। बात समझ में आ गई? अब पढ़ के देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट, लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉसेस फ्रॉम बिजनेस जो स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 35AD कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। यानी 35AD के बिजनेस का लॉस केवल 35AD की बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। और ये बात 35AD क्या सेक्शन है, ये PGBP में बड़ी डिटेल में हम लोग करेंगे। यहां तक आपके दिमाग में चला गया? अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं आप क्या बताएंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। उल्टा चले, अगर इसी का वाइसे वर्सा कर दे, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं? आप समझे, हमने उल्टा किया। पहले तो क्या किया, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। भाई देखिए, समझना बड़ा जरूरी है चीजों को। तो हमें ये तो क्लियरली लिखा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से होगा। इसका मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से नहीं होगा। पर सवाल ये आता है, अगर उल्टा हो रहा है तो क्या होगा सर? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से हो सकता है? भाई देखो, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से तो हो सकता है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, ना आपको ना हमको। लेकिन ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन है कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? इसका आंसर है, क्या लगता है आपको? इसका आंसर है हां, हो सकता है। करते तो हम ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं। हो सकता है, इसमें मनाही नहीं है। दैट मींस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं पॉसिबल। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सेम तरीके से 35AD में आते हैं। 35AD के बिजनेस का लॉस केवल 35AD की इनकम से होगा, लेकिन जो और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, और मतलब जो 35AD को छोड़ के बाकी कोई नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, क्या वो 35AD की इनकम से हो सकता है? कहीं मनाही नहीं है तो हो सकता है, बिल्कुल कहीं मनाही नहीं। समझ गए? तो नॉन स्पेकुलेटिव, अब मैं यानी आप हम और आप लोग कैसे समझेंगे इसको? हम ऐसे समझेंगे, बिजनेस के लॉस की बात करेंगे तो हम लोग तीन तरीके के समझेंगे, एक स्पेकुलेटिव, दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव अदर देन 35AD, और तीसरा नॉन स्पेकुलेटिव 35AD वाला। लेकिन हम लोग अब बोलेंगे कैसे? इतना बोलने में बड़ा टफ लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे कैसे? हम बोलेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस, आप समझिएगा स्पेकुलेटिव। जब हम बोलेंगे नॉन स्पेकुलेटिव तो आप समझिएगा कौन सा नॉन स्पेकुलेटिव बोल रहे हैं, 35AD को छोड़ के। और अगर 35AD बोल रहा होगा तो 35AD ही बोलूंगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ फिर से एक बार क्वेश्चनिंग कर लेता हूं। 35AD के बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ, 35AD के बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम सेट ऑफ नहीं हो सकता। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। 35AD का लॉस 35AD की इनकम से सेट ऑफ, ठीक है।
तीसरी एक्सेप्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपने कैपिटल गेन पढ़ा था, याद है आपको? दो तरह की कैपिटल गेन थे, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। पढ़ के देखते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें भी एक बार जरा समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बताना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? वो भी हो सकता है। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 70, सेम ईयर सेम हेड। क्या पढ़ रहे हैं? सेम ईयर सेम हेड, और उसके एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। तो पहला एक्सेप्शन स्पेकुलेटिव बिजनेस क्लॉज, केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से। दूसरा 35 एडी के लॉस 35 एडी की इनकम से। तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? चौथा, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। यानी मान लीजिए आपकी दो अलग अलग जगह पे ये काम था, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का, दो अलग अलग शहरों में, एक जगह से लॉस है एक जगह से इनकम है, आप सेट ऑफ कर लीजिए। लेकिन अगर एक ही जगह है या जो भी है जिसमें लॉस है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सिर्फ किससे सेट ऑफ हो सकता है? ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से सेट ऑफ हो सकता है। लॉस from the business of owing and maintaining race horses can be set off only against income from the business of owing and maintaining race horses. हाँ, कैरी फॉरवर्ड भी होगा, वो सब आएंगे, सब चलेंगे, लाइन से चलेंगे, देखेंगे क्या कैरी फॉरवर्ड होता है क्या नहीं होता है। अभी पहले इतना समझिए, सब आएगा, टेंशन ना लीजिए आगे की। पहले स्टेप 1 को समझते हुए 2 और 3 आएगा। पांचवा, लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्टेड सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब जरा समझिए क्या है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी इनकम्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट है, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आप जानते भी हैं, एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यानी अगर आपने खेती बाड़ी करके मान लो 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, आपको उस पर कितना टैक्स देना है? इंडिया में 1 करोड़ रुपए खेती बाड़ी करके कमाया है, 1 भी रुपए का टैक्स आपको देने की आवश्यकता नहीं है, एग्जेम्प्ट है वो, यानी वो इनकम आपकी, ठीक है ना। दूसरा केस, आपने खेती बाड़ी करी लेकिन उसमें आपका नुकसान हो गया, भाई नुकसान भी हो जाता कई बार, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कुछ भी इस तरीके से हो गया, है ना, नुकसान हो गया, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन आपका एक और व्यापार है या एक और कुछ और है जिसमें 5 करोड़ की इनकम है, कुछ और है, मान लो आप बिजनेस भी करते हो किसी चीज का जिसमें 5 करोड़ की इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम से लॉस है 1 करोड़ का, बिजनेस इनकम है 5 करोड़ की। आप करो सर सेट ऑफ कर ले, लॉ मेकर कहते इधर आओ, एग्जेम्प्ट इनकम जो होती है उसकी इनकम भी आप ही की, उसका लॉस भी आप ही का, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता ना अभी ना कभी। इनकम है तो भी हमें नहीं चाहिए और लॉस है तो भी हम कुछ नहीं करने वाले, वो कहीं से सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो कोई भी अगर एग्जेम्प्ट इनकम है, उसकी इनकम भी आपकी, हमें टैक्स नहीं चाहिए, और उसका लॉस भी डेड लॉस होता है, डेड लॉस समझते हैं, यानी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा ना इस साल ना आगे, ठीक है। तो लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्टेड सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम। यहां तक कोई डाउट है किसी को? 6th वाला पॉइंट, कैजुअल इनकम का। अब ये क्या है मैं पहले समझा देता हूं फिर पढ़ेंगे इसको, सुनिए मेरी तरफ देखिए। आपको अगर कोई भी कैजुअल इनकम हुई है, जैसे कि आपने लॉटरी जीत ली, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कोई गेम शो में चले गए केबीसी वगैरह में, कहीं से भी इस तरीके की कोई कैजुअल इनकम हुई है, उस इनकम से, उस इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, उस इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब आपका एक नॉर्मल बिजनेस है किसी चीज का, वो बिजनेस से आपने लॉस कमाया 10 लाख रुपए का, केबीसी चले गए, केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत गए,
आपने कहा सर ये जो बिजनेस का लॉस है 10 लाख रुपए का, इसको ये जो केवीसी से जीते हैं 1 करोड़ पे इससे एडजस्ट कर लेते हैं सर, 90 लाख बचा है, इस पे जो टैक्स निकलता है ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं रुको, ये जो कैजुअल इनकम होती हैं इनमें से कोई भी लॉस सेट ऑफ हम नहीं करने देंगे, ये पूरी टैक्सेबल होती हैं। आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा भी था कि इनमें से कोई भी खर्चा भी नहीं अलाउ होता है, पूरी टैक्सेबल होती है, इवन कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाँ, अगर ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है और ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाली कैजुअल इनकम है, वो सेट ऑफ कर लो, लेकिन बाकी कोई भी लॉस इन इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अभी तक जितने ऊपर पॉइंट पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि ये वाला लॉस केवल इससे होगा, ये वाला लॉस केवल इससे होगा। यहां क्या पढ़ रहे हैं, यहां पे ये है कि इन इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी हेड का हो। पढ़ के देखिएगा, कैजुअल इनकम, no loss can be set off against casual income such as income from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card game and any other game of any sort of from gambling or betting of any nature। यानी इन इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ इसकी एक एक्सेप्शन है जो आपने इसी में अगर कहें तो जो चौथा वाला था उसको दिमाग में रखना कि ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, बाकी इन इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ कभी भी नहीं होने वाला। ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होती हैं। इतनी बात आपके दिमाग में गई, ठीक है सर। और एक आखिरी पॉइंट क्या है जो आपको दिमाग में रखना है, अगर आपका लॉस हुआ है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट, आपने क्रिप्टो करेंसी वगैरह का नाम सुना है? सुना है ना? जिन्होंने नहीं सुना, आप सबने सुना है ना डिजिटल करेंसी। अगर आप उसमें डील करते हैं क्रिप्टो करेंसी में और उसको बेचने पे आपका नुकसान हुआ है, लॉ मेकर कहता है साहब ये डेड नुकसान है, इनकम हुई तो टैक्स लेता है, लॉस हुआ है कि हम कहीं सेट ऑफ नहीं करेंगे ना अभी ना कभी, मना कर रखा है। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट, कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन इनकम, मतलब आज भी नहीं होगा, और मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, कभी नहीं होगा, लॉस आप ही का ही है, एग्जेम्प्ट नहीं होता है, इस पे इनकम मिलेगी तो इनकम टैक्स लगता है, कि लॉस हो गया अगर तो वो उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में अगर आपका ट्रांसफर करने पे लॉस हुआ है वो आपका है, आप ही को मुबारक हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमें कुछ नहीं करना। एक बार फिर से सातों पॉइंट जरा रिवाइज कर डालते हैं, कौन से पढ़ रहे हैं सबसे पहले, अच्छा ऊपर से ही चलें तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 70 पढ़ा रहा हूं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, सेम हेड में एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, उसी सेम ईयर में सेम हेड में, जिसमें आपको कुछ एक्सेप्शन, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से हो सकता है, 35 एडी का लॉस केवल 35 एडी से हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है, ओइंग एंड मेंटेनिंग ग्रे सोर्सेज का लॉस केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग ग्रे सोर्सेज की इनकम से हो सकता है, एग्जेम्प्टेड सोर्स का लॉस का कुछ नहीं होता, कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, और वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करने का लॉस भी नहीं सेट ऑफ होगा किसी से भी, वो डेड लॉस होता है। इनको छोड़ के बाकी आप कैसे भी केसेस बना लें उसमें कोई मनाही नहीं है, जैसे आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है और स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर मान लो कह रहे मैच वगैरह में लोग बैटिंग लगाते हैं तो क्या वो स्पेकुलेशन बिजनेस है? नहीं जी, वो बिजनेस में नहीं आएगा। अगर आप बैटिंग लगा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपकी, राइट, ठीक है, तो वो विनिंग कैजुअल इनकम है वो। खैर वापिस इधर आते हैं जी। हाँ, अब बात करते हैं सेम ईयर में सेम हेड में हमने सेट ऑफ करने की कोशिश की, अगर हम कामयाब हो गए तो बल्ले बल्ले आगे जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर हम कामयाब नहीं हो पाए, कामयाब क्यों नहीं हो पाएंगे? हो सकता है और कोई इनकम ना हो, या हो सकता है और कोई इनकम है सेम हेड में लेकिन वो इनकम कम है और लॉस ज्यादा है। जैसे मान लीजिए बिजनेस ए और बिजनेस बी, बिजनेस ए का लॉस है 5 करोड़ का, बिजनेस बी में इनकम, पहले तो मान लो एक मानते हैं बिजनेस बी है ही नहीं, तो बिजनेस ए में अगर लॉस है 5 करोड़ का तो फिर स्टेप 2 जाना पड़ेगा, बिजनेस और कोई बिजनेस है नहीं। दूसरा केस, बिजनेस ए में लॉस है 5 करोड़ का, बिजनेस बी में इनकम है लेकिन 2 करोड़ की, तो 2 करोड़ तो हम एडजस्ट करेंगे स्टेप 1 में, 2 करोड़ एडजस्ट करने के बाद भी अब पीजीबीपी के हेड का लॉस बच रहा है कितना? 3 करोड़। लॉ मेकर कहता है आप टेंशन ना लीजिए सर, सेम ईयर में सेम हेड में नहीं हो पाया, हमने कहा नहीं सर, तो कह रहा ठीक है सर, उस हेड का लॉस कितना बच रहा है? हमने कहा पीजीबीपी का हेड का लॉस आ रहा है 3 करोड़, तो कह रहा सेम ईयर में आप उसी लॉस को किसी और हेड से एडजस्ट कर लीजिए ना सर,
यानी सेम ईयर में बात कर रहे हैं अभी भी, स्टेप 2 में ईयर सेम है किसी और हेड से। हमने कहा मतलब कह रहे जैसे पीजीबीपी का लॉस है आपका, हमने कहा हाँ जी हाँ जी। कह रहा सर इसको आप कोई और हेड की इनकम है, हमने कहा सर हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। कह रहा सेट ऑफ कर लो ना सर। हमने कहा अच्छा कैपिटल गेन की इनकम है और पीजीबी का लॉस है। कह रहा सेट ऑफ कर लो ना सर। आप समझ रहे मेरी बात को? हमने कहा अच्छा, हमने कहा सिर्फ पीजीपी के लॉस की बात कर, अरे कह रहे नहीं ऐसा थोड़ी ना। हमने कहा मान लो कैपिटल गेन का लॉस है, वो एक्सेप्शन में आएगा कि वो किसी सेट ऑफ नहीं होने देंगे। अभी एक्सेप्शन पढ़ लेंगे तब क्लियर करेंगे। आईएफएचपी में आते हैं, आईएफएचपी का लॉस है, किसका लॉस है? तो कह रहा पीजीपी की इनकम है, हमने कहा कह रहा सेट ऑफ कर लो। कैपिटल गेन की इनकम है, सेट ऑफ कर लो। आईफॉस की इनकम है, सेट ऑफ कर लो। सैलरी की इनकम है, सेट ऑफ कर लो। अच्छा ये जो 5 हेड है, इन पांचों हेड में से लॉस हो सकता है? सब में हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है पांचों के पांचों में लॉस हो सकता है। किसमें नहीं हो सकता? कैपिटल गेन में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल लॉस हो सकता है। मतलब सेट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं कि सेट ऑफ होगा कि नहीं, वो नहीं पूछ रहे। हम तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति का नुकसान हो सकता है? कि हम वो कह रहा है कि मेरा मेरा ये हेड में नुकसान है, मेरा ये हेड। पांचों में से एक हेड ऐसा है जिसमें नुकसान नहीं होता, नेगेटिव इनकम कभी नहीं आती सैलरी से। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जॉब करें और एम्प्लॉयर आप ही से पैसा ले कि तुमको हमने नौकरी पर रखा। आमतौर पे नहीं हो सकता ना। तो सैलरी हेड में नुकसान नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता। बाकी आईएफएचपी का भी लॉस हो सकता है, मतलब लॉस हो सकता है। सेट ऑफ होगा कि नहीं वो भी पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? तो आईएफएचपी में भी हो सकता है, पीजीपी में तो लॉस हो ही सकता है, व्यापार है। कैपिटल गेन में भी हो सकता है, कॉस्ट एलोकेशन ज्यादा थी, सेल कंसीडरेशन कम है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी हो सकता है। सर अदर सोर्सेज में कैसे हो सकता है? अदर सोर्सेज में तो आपने सर पढ़ाया था कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह से कोई लॉस, कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होता। तो लॉस कैसे उसमें नहीं माइनस होता? लेकिन बाकी भी तो अदर सोर्सेज पढ़ाया था। मान लो तुमने मशीन रेंट पे उठाई, रेंट मिला, लेकिन तुम्हारे खर्चे हुए, अदर सोर्सेज बताया था रिपेयर का खर्चा माइनस हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। मान लो खर्चे ज्यादा हो गए, रेंट मिला 2 लाख, खर्चे हुए 2.5 लाख, तो 50,000 का लॉस हो गया ना इफॉस में। तो किसी भी हेड में लॉस हो सकता है, नॉर्मली सैलरी में नहीं हो सकता। और वो लॉस आप पहली तो कोशिश करिए सेम ईयर में सेम हेड में एडजस्ट करिए, जो सेक्शन 70 में ऑलरेडी पढ़ लिया। नहीं हो पाए तो सेम ईयर डिफरेंट हेड में, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 में अगर कुछ एक्सेप्शन है तो उनको दिमाग में रखते हुए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन हेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड, दैट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। ऊपर वाला क्या था? इंट्रा, और ये क्या है? इंटर। ठीक है। आफ्टर मेकिंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इफ एनी, यानी इंट्रा करने के बाद ही यहां पे आएंगे। आफ्टर मेकिंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इफ एनी, नेक्स्ट स्टेप हमारी जो होगी इज टू मेक इंटर हेड एडजस्टमेंट। यानी इंट्रा करने के बाद भी अगर लॉस खत्म नहीं हुआ तो अगली स्टेप जो है इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे। इफ इन एनी ईयर टैक्स पेयर हैज इंकर्ड लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम एंड इज हैविंग इनकम अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, यानी एक हेड में क्या है बेटा? एक हेड में क्या है? लॉस, और दूसरे किसी हेड में, हेड समझ गए ना, उसी साल में दूसरे हेड में इनकम है, तो आप उस लॉस को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। देन ही कैन एडजस्ट द लॉस फ्रॉम वन हेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, एक्स हैज टू नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेसेस। दो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है एक्स के, एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है। बिसाइड ही हैज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके अलावा आईएफएचपी की भी इनकम है। द रिजल्ट ऑफ थ्री सोर्सेज ऑफ इनकम इज गिवन बिलो, और तीनों से यानी बिजनेस ए से, बिजनेस बी से और आईएफएचपी से क्या कमाया और क्या गमाया वो आपको नीचे दिया है। बिजनेस ए से लॉस हुआ 2,90,000 का, बिजनेस बी से प्रॉफिट हुआ 70,000 का, और आईएफएचपी से प्रॉफिट है सर 5,10,000 का। ठीक है ना? उसके नीचे तो फिर जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो ना देखो, पहले अपना दिमाग लगाते हैं। सबसे पहली स्टेप कौन सी होगी? 1 की 2, मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट की इंट्रा? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सबसे पहले करेंगे, सेम ईयर सेम हेड। यानी बिजनेस ए के लॉस को बिजनेस बी की इनकम से आपको सेट ऑफ करना है। लेकिन अब दिख क्या रहा है? बिजनेस ए में लॉस है 2,90,000 का, बिजनेस बी में इनकम है 70, इतना तो करना ही पड़ेगा। 70,000 तक तो सेट ऑफ कर लिया, लेकिन तब भी लॉस बच गया कितना? 2,20,000 का। पीजीबीपी के हेड का लॉस है 2,20,000 का। स्टेप 1 लगाई, उसके बाद 2,20,000 का, तब भी लॉस बच रहा है पीजीबी के हेड के लॉस। लेकिन एक उसी साल में एक दूसरा हेड है आईएफएचपी, उसमें इनकम नजर आती हुई कितनी इनकम दिख रही है? 5,10,000।
कोई टेंशन नहीं है सर, माइनस कर लीजिए इस 2,20,000 के लॉस को 5,10,000 की इनकम से सेट ऑफ कर लो। बताओ कितनी इनकम बचेगी, डिफरेंस निकालो। 5,10,000 माइनस 2,20,000, 2,90,000 की इनकम बचेगी। इन दिस केस बिजनेस लॉस जो आपका 2,20,000 का है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी इनकम ऑफ 5,10,000। कॉन्सिक्वेंटली आपकी प्रॉपर्टी इनकम जो है यानी आईएफएचपी की जो इनकम है वो केवल 2,90,000 बचेगी, जिसपे आपको टैक्स देना। अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो कुछ नहीं दीजिए। सेम ईयर डिफरेंट हेड पढ़ना है, बिल्कुल आप ऊपर लिख सकते हैं सेक्शन 71 जहां था वहां लिख सकते हैं सेम ईयर डिफरेंट हेड। 70 में क्या लिखा था, सेम ईयर सेम हेड सेट ऑफ था वो, और ये 71 में क्या, सेम ईयर डिफरेंट हेड। सर क्या इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं? बिल्कुल बेटा, जब 70 के अंदर एक्सेप्शंस थी तो 71 के अंदर तो एक्सेप्शंस होंगी होंगी। मतलब मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से अगर समझाऊं तो आपको शायद जल्दी समझ में आएगी बात। मान लीजिए किसी के घर में बहू को लेके कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं, सिर्फ इसको समझने के लिए समझिएगा, ठीक है? अब जमाना बहुत चेंज हो रहा है। बहू को लेके रेस्ट्रिक्शन है कि आप घर पे भी घूंघट लेकर के रहेंगी, है ना, और ससुर जी के सामने नहीं जाएंगी, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती जो पुरानी पिक्चर आपने देखी होगा। तो अब जो घर में रेस्ट्रिक्शंस हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो कल को किसी के रिश्तेदार क्या जाएंगी तो जीन्स पहन के चली जाएंगी। रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाएंगी कि कम हो जाएंगी? समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मेरी ऑर्थोडॉक्स सोच है, ऐसा नहीं सोचना। अब मैं आपको एग्जाम्पल सोचता रहता हूं कैसे समझाऊं इन चीजों को, ठीक है? तो जाहिर सी बात है अगर किसी के घर में इतनी रेस्ट्रिक्शन है, वो अपनी बहू को कहीं पे लेके जाएंगी किसी के पास मिलवाने, तो और रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएंगी। जाओ पहले पैर पैर छू लो, ये कर लो वो कर लो, है ना, वो कुछ भी बोले तुम बोलना नहीं, रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे। सेम है जब 70 की बात करी हमने, जो रिस्ट्रिक्शन 70 के अंदर थी, भाई सेम ईयर सेम हेड में जब रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, जैसे कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने देंगे, 35 एडी की इनकम को केवल 35 एडी के लॉस को केवल 35 एडी की इनकम से करने देंगे। जब इतनी रेस्ट्रिक्शन वहां थी तो यहां पे क्या वो रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगी? बल्कि हो सकता है उनका दायरा और बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? तो आइए पढ़ के देखते हैं सेक्शन 71 की कुछ एक्सेप्शंस। सबसे पहली वही जो वहां पे भी थी, क्या थी? वहां पे पढ़ा था स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। 70 में क्या पढ़ा था? स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से होगा। जब स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से भी नहीं होने दे रहे थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस आप किसी और हेड से सेट ऑफ कर लोगे? नहीं ना। तो यही लिखा है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो इन शॉर्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, और किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सेम तरीके से 35 एडी के बारे में ऊपर पढ़ा था, लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 एडी किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। यानी किससे सेट ऑफ होता है? केवल 35 एडी का लॉस 35 एडी से। सर तीसरी वाली, पहली दो तो वैसी ही हैं जैसे ऊपर थी, तीसरी रेस्ट्रिक्शन और बढ़ गई। सर रेस्ट्रिक्शन और बढ़ गई, हाँ। ऊपर तो केवल इतनी रेस्ट्रिक्शन थी सेम ईयर में सेम हेड में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा, बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म। यहां रेस्ट्रिक्शन थोड़ी और बढ़ गई, और ये बढ़ा दी कि साहब अगर आपके कैपिटल गेन के हेड का लॉस है, कौन से हेड का? कैपिटल गेन के हेड का लॉस, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म, अगर कैपिटल गेन के हेड का लॉस है, किसी और हेड से हम सेट ऑफ नहीं होने देंगे। कैपिटल गेन के हेड का लॉस किसी भी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब कैपिटल गेन के हेड का लॉस क्या सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है? सैलरी की इनकम से? आंसर इज नो। पीजीपी की इनकम से? नहीं। अच्छा उल्टा पॉसिबल है, पीजीबीपी का लॉस क्या कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ जी हाँ। लेकिन कैपिटल गेन का लॉस केवल कैपिटल गेन से ही होता है, और किसी से नहीं हो सकता, और किसी हेड से नहीं हो सकता। दैट मींस हम कह सकते हैं कैपिटल गेन के लिए, अब जो अब मैं बोल रहा हूं अगर आप समझ पाए तो, कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले तो हम स्टेप 1 लगाते हैं। स्टेप 1 नहीं लग पाती तो स्टेप 2 कभी कैपिटल गेन के लिए लॉस के लिए लग ही नहीं पाती, डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड ही होता है वो, क्योंकि कैपिटल गेन के हेड का लॉस किसी और हेड से करने नहीं दे रहे। जारी बात? पक्का? और सेम ईयर में भी क्या रेस्ट्रिक्शन थी? सेम ईयर में क्या थी? सेम ईयर मतलब सेम हेड, सेम ईयर सेम हेड, लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से, ठीक है? ओके, loss under the head capital gain cannot be set off against income under any other head. It must be set off against only against income from capital gain. ठीक है जी। और सर बाकी डी वाली तो जैसी ऊपर थी वैसी ही है,
ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता था? उससे ऊपर पड़ा था, केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम से। तो क्या यहां ये लिख देंगे कि ओइंग एंड मेंटेनिंग का किसी से भी कर लो, किसी भी हेड से? नहीं भैया नहीं, लॉस सेम चीज है। लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड इनकम। यानी ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम से हो सकता है। उसके बाद ई पॉइंट भी सेम है एग्जेम्प्ट इनकम का। एग्जेम्प्ट इनकम होती है तो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम में लॉस है तो भी आपका यानी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ई पॉइंट, लॉस इंकर्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम ए सोर्स इनकम ऑफ फ्रॉम व्हिच इज एग्जेम्प्ट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ए टैक्सेबल इनकम। अभी तक मैं आपको बताऊं तो अभी तक जितने पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब कॉमन ही पढ़ा रहा हूं, जो ऊपर थे और ये थे। बस कैपिटल गेन की रेस्ट्रिक्शन थोड़ी और बढ़ गई। कैपिटल गेन का हेड का लॉस किसी से नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जो एफ वाला पॉइंट है वो भी कॉमन है जो ऊपर था। कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस, मान लीजिए आपकी कैजुअल इनकम है, लॉटरी से इनकम है, आईफॉस की इनकम है, उससे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। आपको एग्जांपल दिया, तो चाहे वो सेम हेड का होगा तो भी नहीं सेट ऑफ होगा, डिफरेंट हेड का तो दूर की बात, कहीं सेट ऑफ ही नहीं होगा। तो एफ भी सेम है। जी हां, ध्यान से, पीजीबीपी के हेड का लॉस, पीजीबीपी के हेड का लॉस किसी भी हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हैं सैलरी को छोड़ के। पीजीबीपी के हेड का लॉस किसी भी हेड की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं सैलरी को छोड़ के। यानी पीजीबीपी के हेड के लॉस को आईएफएचपी से सेट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, आईफॉस से कर सकते हैं, लेकिन पीजीबीपी के लॉस को सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये जब मैं पीजीबीपी बोल रहा हूं तो मैं कौन सा बोल रहा हूं, स्पेकुलेटिव की नॉन स्पेकुलेटिव की 35 एडी? नहीं जी नहीं, स्पेकुलेटिव और 35 एडी तो पहले ही हटा दिया है। स्पेकुलेटिव लॉस तो हमेशा केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही होगा, वो तो पहले ही मना कर दिया है। 35 एडी का लॉस केवल 35 एडी की इनकम से होगा, वो यहां पे पहले ही मना कर दिया। तो बचा कौन फिर? नॉन स्पेकुलेटिव, यानी 35 एडी को छोड़ के जितने नॉन स्पेकुलेटिव हैं वो बच रहे हैं केवल। तो वो आप किसी से भी सेट ऑफ कर लीजिए, किसी भी हेड से। सेम ईयर पढ़ रहे हैं, अभी सेम ईयर ही पढ़ रहे हैं, सेम ईयर में किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लीजिए, लेकिन किससे सेट ऑफ नहीं कर सकते? सैलरी। अच्छा, सैलरी का लॉस पीजीपी सेट ऑफ हो सकता है? सैलरी में लॉस आमतौर पे होता नहीं है ना, पीजीपी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो नहीं सकता। सैलरी का लॉस क्या हो सकता है? सैलरी में आमतौर पे होगा नहीं, अगर बन गया तब भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हो सकता है, कहीं मना नहीं है, लेकिन सैलरी में लॉस होता नहीं है, ठीक है। ओके सर, सर एच पॉइंट क्या है? एच पॉइंट क्या है? एच पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अंडर द हेड IFHB, that is income from house property, against income under any other head in the same year cannot exceed कितना? 2 lakh for any assessment year। बात कम हजम हो रही है। Remaining losses can be carried forward to be set off in future as per provisions of section 71B। मैं आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, इधर देखिएगा। मान लीजिए IFHP में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, आपके 2 हाउसेज हैं, एक H1 हाउस 1 और एक हाउस 2। आपके पास 2 घर हैं, मे बी लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड, कुछ भी। हाउस 1 से जब आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली तो लेट से लॉस आया, और कितना मान लें, थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, मान लो लॉस आया 4 लाख का, 4 लाख का लॉस आया। और हाउस 2 की जो इनकम थी वो थी, मान लेते हैं 10 लाख। कितनी थी? 10 लाख की इनकम, ब्रैकेट में लिखा है यानी वो नेगेटिव फिगर है। तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं, सेक्शन 70 लगाएंगे, यानी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और क्या करेंगे भाई साहब? कुछ नहीं, इस 4 लाख के लॉस को इस 10 लाख की इनकम से आप सेट ऑफ कर लेंगे, यानी आपकी जो टोटल IFHP की इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी? 6 लाख। कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है यहां पे कि 2 लाख तक का कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं। केस नंबर 2, आपकी IFHP की में मान लो एक ही घर है जिससे लॉस आया 4 लाख का, IFHP की इनकम है ही नहीं, यानी IFHP का जो नेट रिजल्ट है, नेट रिजल्ट समझ रहे हैं ना, यानी जब सेक्शन 70 लगा दिया उसके बाद भी कितना बच रहा है, मान लो 4 लाख का लॉस,
और साथ में आपकी एक हेड था, मान लेते हैं सैलरी, इससे आपकी इनकम थी 10 लाख की। तो भैया सेक्शन 70 पहले हमने लगाया, ये जो रिजल्ट बचा है ये समझिएगा, जो लॉस बचा है 70 लगने के बाद, अगर 70 लगना तो लग गया, उसके बाद ये बचा 70 लग गया, उसके बाद ये लॉस बचा और फिर ये इनकम है। अब हम पहुंच गए किसके पास, सेक्शन 71 के पास। लॉ मेकर कह रहा है सर सुनिए, हमने बताइए सर, कह रहा सर आईएफएचपी का लॉस है, हमने कहा सर, कह रहा कितना लॉस है सर, हमने कहा 4 लाख, कह रहा सर इसको सेट ऑफ करने जा रहे हो, हमने कहा हाँ, कह रहा किससे, सैलरी से, हमने कहा मना तो नहीं सैलरी से, अभी तक जो इतना बड़ा पीजीपी का लॉस बना था इसका मना नहीं, कह रहा कर लो, हमने कहा ठीक है सर 6 लाख बची, कह रहा नहीं लिखो तो कर लो लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही लाख सेट ऑफ करना। आईएफएचपी का लॉस जब आप सेक्शन 71 में सेट ऑफ करेंगे, यानी सेम ईयर डिफरेंट हेड में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का लॉस। हमने अरे सर 4 लाख का लॉस था सर, 2 लाख का करवाओगे, कह रहा हाँ सुनो तो 2 ही लाख का सेट ऑफ करवाएंगे, तो तुम्हारी जो नेट सैलरी की इनकम बचेगी वो इस साल 8 लाख बचेगी सर, इस पे जो भी टैक्स बनता है वो देना। हमने कहा सर आपने तो 2 लाख सेट ऑफ कराया, 2 लाख का जो लॉस बच गया वो क्या करें, कैरी फॉरवर्ड कर लेना। फिर आईएफएचपी का लॉस जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2 लाख का कर लीजिए, कोई टेंशन थोड़ी ना। यानी सेम ईयर में, मेरी बात सुनिएगा, सेम ईयर में सेम हेड में, 70 के बाद पहुंच गया मैं, सेम ईयर में सेम हेड में कोई रेस्ट्रिक्शन 2 लाख वाली नहीं है। जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल लिया कि यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप सेम ईयर में सेम हेड में 2 लाख तक कर सकते, वो मना नहीं। मना कहां पे, रेस्ट्रिक्शन लॉ मेकर ने लगाई हुई है सेम ईयर में डिफरेंट हेड में, वो भी केवल आईएफएचपी के लॉस के लिए, बाकी किसी के लॉस के लिए मना नहीं किया। बाकी उसने ये नहीं कहा कि बीजीपी का लॉस है तो केवल 2 लाख एडजस्ट होगा, केवल कौन सा लॉस के लिए बोला, आईएफएचपी का लॉस। मतलब अगर इसी केस में मान लीजिए, मैं एग्जांपल में थोड़ा चेंज करूं, आप बताइएगा, मान लीजिए आईएफएचपी का लॉस 4 लाख की जगह अगर मान लीजिए 5 लाख होता तो क्या आंसर होता, तो नेट सैलरी में केवल आप 2 ही लाख एडजस्ट कर पाते, 8 ही लाख बचता, और कितना कैरी फॉरवर्ड होता, पूरा 3 लाख आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे उसके लिए हमने कोई मना नहीं किया। लॉ मेकर ने केवल क्या मना किया है, लॉ मेकर ने कहा है साहब सेम ईयर में जब आप आईएफएचपी का लॉस डिफरेंट हेड से एडजस्ट करेंगे, आईएफएचपी का लॉस डिफरेंट हेड से आप एडजस्ट करेंगे, तो देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। आप समझ रहे हैं, जैसे अगर मान लो सर ये लॉस ही केवल 5 लाख नहीं होता, ये लॉस ही 1 लाख का होता तो पूरा 1 लाख एडजस्ट कर लेते, सैलरी की इनकम बचती 9 लाख, वो कैरी फॉरवर्ड होता 0। जो लोग नोट कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे क्या नोट करें, दिमाग में चला गया है, ठीक है। अब क्या नोट करना है, जो ये था ये वाला नोट करना है क्या, ये नोट करना है तो कर लो, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाख का लॉस आप कैरी सेम ईयर में डिफरेंट हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। इसको डायरेक्टली आईएफएचपी का ही लॉस लिख दें, H1 से आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाएं, तो यहां ऐसे लिख देते हैं, ये आईएफएचपी का लॉस है 5, सैलरी की इनकम है 10 लाख, तो नेट जो सैलरी की इनकम बचेगी वो केवल 8 लाख बचेगी। घर पे जाके कैलकुलेटर में मैथ्स ना करने लगना कि देखो 10 लाख माइनस 5 लाख तो 5 लाख होता है, सर ने 8 लाख लिखा है, ठीक है। जब कैरी फॉरवर्ड होगा ना, कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 3 लाख। अभी आपको कैरी फॉरवर्ड वाला सेक्शन पढ़ाएंगे, 71B है आईएफएचपी के लॉस का, कैरी फॉरवर्ड का जो सेक्शन है सबका अलग अलग है, इसका 71B है। वो ये कहता है कैरी फॉरवर्ड जितना लॉस हुआ हम पूरा सेट ऑफ कर देंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड होने पे अगले साल फिर आईएफएचपी की इनकम है, तब मनाही नहीं है कि 2 ही लाख होगा, तब ऑलरेडी जितना, अगर 3 लाख का लॉस है तो मान लो जैसे इस साल हमारा ये लॉस बचा 3 लाख का, ये साल खत्म, अगले साल क्या हुआ, अगले साल आईएफएचपी की इनकम थी, कितनी इनकम थी सर, मान लीजिए हमारी इनकम थी बेटा 6 लाख की या 7 लाख, मान लो 7 लाख, कुछ भी मान ले सकते हैं इसे, आईएफएचपी की इनकम थी 7 लाख। अगले साल क्या सर, हम इस लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हुआ इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए समझा दे रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि ये 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन आगे भी लगेगी। कैरी फॉरवर्ड वाले लॉस पे 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
यानी 7 लाख में आप 3 लाख बिल्कुल आराम से माइनस करिए। पिछले साल के लॉसेस जो आईएफएचपी के हैं वो माइनस कर लीजिए आईएफएचपी से, और कितनी इनकम बची? 4 लाख। तो ये 2 लाख की रेस्ट्रिक्शन है कहां पे? सेम ईयर डिफरेंट हेड। तो आईएफएचपी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख का आप सेट ऑफ कर सकते हैं, इससे ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसमें भी एक मजेदार बात और सुन लीजिए, अगर एसएससी ने, लिखा है मैंने, अगर एसएससी ने टैक्स देना चुना है सेक्शन 115 बीएसी में, टैक्स जब पढ़ाया था आपको, इनकम टैक्स निकालना सिखाया था जो, तो एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम बताया था, याद है? न्यू वाला, वो 115 बीएसी तो सेक्शन था। तो अगर आप 115 बीएसी में टैक्स दे रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी का एक भी रुपए का लॉस, 2 लाख छोड़िए, एक भी रुपए का लॉस किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही इवन कैरी फॉरवर्ड होता है, वो लैप्स। यानी सर फिर से समझाए, फिर से समझते हैं बेटा, फिर से समझते हैं, है ना, फिर से समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का। एच और आई, या तो आपने जो टैक्स देना चुना होगा वो 115 बीएसी में चुना होगा, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर जो पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ की भूल गए? याद है ना? या फिर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में आप रहे होंगे, ओल्ड रिजीम में। अगर ओल्ड रिजीम में रह रहे हो तो ये एच वाला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, और अगर आप न्यू रिजीम चुनते हैं तो ये आई पॉइंट ध्यान में रखना है। ओल्ड रिजीम में अगर आप रह रहे हैं तो सेम ईयर में, सेम हेड में, सेम ईयर में, सेम हेड में जितना चाहो उतना लॉस एडजस्ट कर लो, आईएफएचपी की बात कर रहा हूं, और सेम ईयर में डिफरेंट हेड में 2 लाख तक का लॉस एडजस्ट कर लो, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज पर सेक्शन 71 बी। लेकिन अगर आप 115 बीएससी को चुन रहे हैं, आईएफएचपी का लॉस सेम ईयर में सेम हेड से जितना चाहो एडजस्ट कर लो, उसमें मनाही नहीं है। सेम ईयर में सेम एडजस्ट, सेम हेड से, मैंने जब ये लिखा है तो ये ऊपर तो लिखा नहीं था, 70 में तो लिखा नहीं था, 71 में लिखा है ना। तो अगर सेम ईयर में 115 बीएससी हमने चुना, और मान लीजिए 115 बीएससी चुनने के बाद ये रेड वाला 115 बीएससी चुनने के बाद आईएफएचपी के ही में एक घर से लॉस था और एक से प्रॉफिट था, ये सेट ऑफ हो सकता है, इसमें मनाही नहीं है, ये सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर आईएफएचपी का नेट रिजल्ट लॉस बचता है, यानी आईएफएचपी हेड का लॉस बचता है, तो समझ रहे, स्टेप 1 लगाने के बाद भी लॉस बच रहा है, और हमने 115 क्या चुन रखा है? बीएसी चुन रखा है, तो वो आईएफएचपी का लॉस उस साल किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही इवन हम कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, लॉ मेकर ने मना किया हुआ है। सेक्शन 115 बीएसी में लिख रखा है कि हमने मना किया, लेकिन मैंने यहां पे जानबूझ के, जब लॉसेस पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप एग्जाम के लिए इसको नहीं भी करके जाएंगे, आई वाला पॉइंट तो चल जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए एच वाला है, क्योंकि इतना कंफ्यूज वो आपको नहीं करेगा। है, ये सिर्फ आईएफएचपी के लिए, सिर्फ आईएफएचपी के लिए, बाकी कोई लॉस की मनाही नहीं है। यानी आईएफएचपी के लिए है, वो भी क्या है कि अगर आपने 115 बीएसी चुन रखा है तो आईएफएचपी का लॉस केवल और केवल आईएफएचपी की ही इनकम से सेट ऑफ होगा उसी साल में, किसी और हेड से नहीं हो सकता, ना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और अगर 115 बीएसी नहीं चुन रखा है, ओल्ड रिजीम में टैक्स देते हो, तो आईएफएचपी का लॉस आईएफएचपी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, जितना चाहो उतना उसी साल में, उसी हेड से जितना चाहो उतना कर लीजिए, और उसी साल में फिर डिफरेंट हेड से आप कर लीजिए। अगर स्टेप 2 में जाना पड़ा आपको तो 2 लाख तक, लेकिन और उसके बाद अगर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है तो बाद में जब भी आप चाहेंगे, जितना टाइम लिमिट अभी पढ़ाऊंगा, 8 साल की टाइम लिमिट होती है, तब तक आईएफएचपी की इनकम से कर लीजिए, वहां मनाही नहीं भी पढ़ाऊंगा, वो नहीं चाहेगा कैरी फॉरवर्ड वाला। इतनी बात दिमाग में गई। उसके बाद जो आपका जे पॉइंट है, ये एग्जैक्टली सेम है जो ऊपर था, वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। के पॉइंट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। ये के पॉइंट बाद में जोड़ा गया था, लेकिन मतलब ये अगेन आपकी मर्जी पे है, अगर आपको करना हो तो रखिएगा, नहीं तो नहीं। ये क्या है, सपोज करिए किसी के यहां इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ा, छापा समझते हैं, सर्च हुई, रेड पड़ी, और सर्च पे कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकली, कुछ इनकम निकली, और जब इनकम निकली तो उस पर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको टैक्स करेगा, उस पर टैक्स लेगा, ब्याज लेता है, पेनल्टी लेता है, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है। तो उसने टैक्स इनकम पकड़ी और उस पर कहा भैया इस पर टैक्स बनता है।
आपने कहा सर इनकम पकड़ ही रहे हो, तो सर इस साल हमने लॉस भी किया था, वो लॉस भी एडजस्ट कर दो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप उसने इनकम पकड़ी, आपने कहा सर एक मिनट सर, सर ये इनकम पकड़ ली सर, ये देखो लॉस भी था ना सर, इस वाले बिजनेस में लॉस था सर, एडजस्ट करके बताओ कितना। कह रहा सुनो, अगर सर्च वगैरह के दौरान, सर्वे वगैरह के दौरान कोई इनकम पकड़ी जाती है, यानी कौन सी इनकम की बात करें, बेसिकली जो फ्रॉड तुम कर रहे थे और पकड़ी गई, उससे क्या कोई लॉस सेट ऑफ करके बैठ के जाओगे? मतलब ये सर्च तुम्हारी भलाई के लिए हुई थी कि कर रहे हैं तो फिर यही कर लिए, भी कर लो, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो केवल इतना अगर आप दिमाग में रख लें, कितना रख लें दिमाग में, बाकी सेक्शंस ना भी रखें चल जाएगा। लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो फाउंड इन द कोर्स ऑफ सर्च वगैरह। बस इतना भी आप दिमाग में रख लोगे तो चल जाएगा। यानी सर्च वगैरह के केस में जो इनकम पाई गई, उस इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। यहां पे जाके आपके एक्सेप्शंस खत्म हुए सेक्शन 71 के। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या क्या एक्सेप्शंस थे। देखिए सर, कॉमन वाले पहले एक बार समझा दीजिए। कॉमन जो जो थे, जो 70 में भी थे और 71 में भी है, जो एक्जैक्टली सेम है। एक तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से हो सकता है। 35 एडी का लॉस केवल 35 एडी की इनकम से हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पहले कॉमन वाला समझा रहा हूँ। ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला लॉस केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से हो सकता है। एग्जेम्प्ट इनकम के लॉस का कुछ भी नहीं होता कहीं पे भी। कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये आपके कॉमन पॉइंट्स थे। और वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये कॉमन पॉइंट आपका था। ठीक, अब सर जो अनकॉमन पॉइंट थे, अनकॉमन पॉइंट में आते हैं। कैपिटल गेन का वहां पे था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से हो सकता है, और यहां पे उस एक्सेप्शन को और बढ़ा दिया, उस चीजों को और रेस्ट्रिक्शन थोड़ी और बढ़ा दी कि कैपिटल गेन के हेड का लॉस किसी और हेड से आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा पीजीवीपी का लॉस सारे हेड से कर लीजिएगा, लेकिन सैलरी की हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। मान लीजिए एग्जाम में दिया हुआ है पीजीवीपी का लॉस है कितना, मान ली 10 लाख मान लें, और सैलरी की इनकम है कितनी मान लें, 40 लाख मान लें। बोलो भैया नेट इनकम कितनी बची, आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। 40 लाख बचेगी, 30 लाख नहीं बचेगी, समझ गए ना? क्योंकि पीजीपी के लॉस को सैलरी की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। बाकी कर सकते थे, आईएफएसपी से कर लो, किसी से कर लो। उसके अलावा जो अगला आपका पॉइंट था जो कॉमन नहीं था, वो ये था जो भी समझाया कि आईएफएसपी का जो लॉस सेम ईयर में डिफरेंट हेड से सेट ऑफ करोगे तो ज्यादा ज्यादा कितना कर सकते हो, 2 लाख रुपए। उससे ज्यादा अगर बच रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करिए। और सेम ईयर में डिफरेंट हेड पे आप कर रहे हो, लेकिन न्यू रिजीम चुन रखा है, तो आईएफएसपी का लॉस आप ना सेम ईयर में डिफरेंट हेड पे भी नहीं कर सकते, ना ही मैंने एडिशनली समझाया आपको बल्कि अलग से कि कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। वर्चुअल डिजिटल एसेट तो कॉमन ही था। उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम से आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्टेप 1 आ गई, स्टेप 2 आ गई। अगर स्टेप 2 के बाद भी आपका लॉस बच जाता है तो क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो लॉस जिस हेड का है ना, उसी हेड से एडजस्ट हो सकता है। मतलब सर, मतलब जैसे मान लो पीजीबीपी का लॉस है, पीजीबीपी की बात करते हैं। पीजीबीपी का लॉस अगर सेम ईयर में बात कर रहे होते तो पहले तो हम सेम ईयर में सेम हेड से करते। सेम ईयर में नहीं हो पाता सेम हेड से, तो सेम ईयर में डिफरेंट हेड से कर लेते, किसी से भी सैलरी को जोड़ के। लेकिन तब भी नहीं हो पाया और मैं कैरी फॉरवर्ड किया, और जब कैरी फॉरवर्ड किया तो फिर लॉ मेकर कहता है भाई पीजीबीपी का लॉस केवल पीजीबीपी से ही सेट ऑफ होगा और किसी इनकम से नहीं होगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड वाला जो लॉस है ना पीजीपी का, वो हम सोच रहे हैं कि बाद में काम करेंगे, कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे, बनाए। सेम तरीके से आईएफएचपी का लॉस, और मान रहा हूं मैं, हम लोग अब जितना भी आईएफएचपी बोलेंगे ना, उसमें हम लोग यही मानेंगे कि हमने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रखा। ठीक है, आईएफएचपी का लॉस सेम ईयर में हम सेम ईयर में सेम हेड से कर सकते हैं, सेम ईयर में डिफरेंट हेड से कर सकते हैं, अप टू 2 लाख, और बच गया तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आईएफएचपी का लॉस केवल आईएफएचपी की इनकम से ही होगा। यानी सेम ईयर में तो जिस साल लॉस हुआ होता उस साल आईएफएचपी का लॉस आप सैलरी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, उस साल आप उसको पीजीपी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं, आईफॉस से भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो आईएफएचपी का लॉस केवल आईएफएचपी से होगा, और सबकी टाइम लिमिट है, कुछ के लिए 8 साल है, कुछ के लिए 4 साल है, कुछ के लिए नो टाइम लिमिट है, वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। तो कैरी फॉरवर्ड यानी स्टेप 3 है, ये कब लगेगा, जब ना 70 में काम हुआ ना 71 में काम हुआ तो कैरी फॉरवर्ड लगेगा।
if a loss cannot be set off under section 70 and 71, it may be carry forward and set off against the income of the subsequent year. ठीक है, और कौन कौन से लॉसेस सर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ये जो 4 लॉसेस लिखे हैं, मेरी बात सुन लेना बेटा, ये जो केवल यही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अगर बच गया तो वो लैप्स हो जाता है। तो पहले पढ़ते हैं कौन से कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, फिर ये भी उससे इन्फ्रेंस निकालेंगे कि कौन से यानी कौन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। लॉ मेकर ने तो ये लिखा है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। कौन कौन से? लॉस अंडर द हेड आईएफएचपी, पीजीबीपी। पीजीपी का लॉस कह रहा है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पीजीपी के हेड का लॉस। तो यानी हम क्या माने, कौन सा, स्पेकुलेशन बिजनेस का कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का कि 35 एडी का? किसी का भी। पीजीबीपी के हेड के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तीनों है तो पीजीपी के हेड के ही ना। तीनों आप समझिए, इनका मतलब ये तीनों कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कौन सा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? सारे कैपिटल गेन का कोई भी हो। ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसका मतलब सर कौन कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? मोटा मोटा जो एक बचता है, देखो सैलरी में तो वैसे भी लॉस नहीं होता, तो उसको हम किनारे ही कर रहे हैं, होगा भी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अच्छा, मेन जो बचता है आईफॉस, आईफॉस के हेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। हाँ, एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जो यहां लिखा है, आईफॉस का हेड ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की वजह से लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बाकी कोई आईफॉस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। मतलब हमने मशीन किसी को रेंट पे दी, बार बार मैं जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपका दिमाग चले। मशीन किसी को रेंट पे दी, जिसकी इनकम हम आईफॉस में दिखा रहे हैं, लेकिन खर्चे जो हुए, रिपेयर का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, प्रीमियम का, वो ज्यादा हुआ, इंश्योरेंस जो कराया था। रेंट मिला 5 लाख, खर्चे हुए 6 लाख, 1 लाख का लॉस आईफॉस का। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे सेम ईयर सेम हेड में हो जाए, नहीं होता तो सेम ईयर डिफरेंट हेड में कर सकते हैं। यानी सेम ईयर में आईफॉस का लॉस हम कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लीजिए, पीजीपी से कर लीजिए, सैलरी से कर लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी से कर लीजिए। लेकिन तब भी नहीं हो पाया, मान लीजिए आपकी इनकम ही नहीं थी, तो वो लैप्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये बात मैंने नीचे लिखी हुई है, अदर रिमेनिंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। तो इसमें एक तो पहले मैंने जानबूझ के सैलरी लिखा, लेकिन आप जानते हैं सैलरी में वैसे भी लॉस होता नहीं, और हो भी गया तो कैरी फॉरवर्ड होता नहीं। मेन जो लिखना था मेरे को वो दूसरा लिखना था, कौन सा वाला, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, कौन सा वाला हो जाएगा, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला लॉस। कोई डाउट है यहां तक तो पूछो। नहीं, आपको अगर अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कराना है तो भलाई इसी में है कि आप जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरें, आईटीआर सुना है, उसको ड्यू डेट तक भर दें। अगर आप बिलेटेड रिटर्न भरते हैं, बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुना, यानी ड्यू डेट के बाद, तो ये लॉसेस, ये 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अगर आपको, मेरी बात को बार बार सुनो, क्लियर हो जाएगा। आपको जब एक अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा आईटीआर, तो वहां पे पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न में कि ड्यू डेट्स क्या होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। कुछ लोगों की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई तक अपना आईटीआर भरना होता है, कुछ के लिए 31 अक्टूबर होती है, कुछ के लिए 30 नवंबर होती है, किसके लिए क्या होती है वहां समझाऊंगा। आईटीआर की जो ड्यू डेट है, अगर आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न वहां तक दाखिल कर दिया और उसमें लॉस दिखा दिया कि सर हमारा ना पीजीबीपी का लॉस हुआ है सर, उसमें डाल दो, तो कोई टेंशन नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन मान लो जैसे लड़से से आपके लिए 31 जुलाई की ड्यू डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, पीजीपी हेड का लॉस था, आपने 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया, आप फाइल कर रहे हो लड़से से 1 अगस्त, 2 अगस्त, 5 अगस्त, नवंबर, दिसंबर का भी फाइल कर रहे हो, यानी ड्यू डेट के बाद। अब वो जो लॉस है ना पीजीपी का, वो खत्म हो चुका है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो जो भी लॉस के रिटर्न होते हैं उनके लिए अच्छी चीज ये है, मतलब उनके लिए जरूरी चीज ये है कि वो अपने आईटीआर टाइम पे भरें। मैंने 3 बोले यहां लिखे, मैं पढ़ा रहा हूं 3 लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे जब रिटर्न टाइम पे जाएगा। इन अदर वर्ड्स 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर रिटर्न टाइम पे नहीं जाएगा।
कौन से वो हैं? द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड इन टाइम। बिजनेस लॉस, सर कौन से बिजनेस लॉस की बात कर रहे हो सर? स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस की बात कर रहे हो सर? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस की बात कर रहे हो सर? कि सेक्शन 35 एडी के बिजनेस के लॉस की बात कर रहे हो सर? मैं तीनों की बात कर रहा हूं। बिजनेस लॉस लिखा है यानी चाहे वो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हो, नॉन स्पेकुलेटिव हो, 35 एडी का हो, टाइमली रिटर्न भरना जरूरी है। ब्रैकेट में सर कुछ लिखा है अपने नॉट बीइंग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हाँ, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा चाहे टाइम पे रिटर्न भरा हो या ना भरा हो। सर ये होता क्या, अभी समझाऊंगा, बाद में रुकता हूं। पहले केवल इतना समझो, बिजनेस लॉस, लॉस अंडर दी एट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के हेड का लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है टाइम पे रिटर्न जाए। ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जब टाइम पे रिटर्न जाए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ प्लीज। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक सज्जन का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस था और उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे भर दिया। आईफॉस का लॉस था, टाइम पे रिटर्न भर दिया है, कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आईफॉस का लॉस तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। दूसरा सुनना, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक सज्जन का आईएफएचपी का लॉस था लेकिन उन्होंने टाइम पे रिटर्न ही नहीं भरा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे लेकिन उन्होंने बिलेटेड रिटर्न भरा, टाइमली रिटर्न नहीं भरा। क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा? आंसर इज यस, उसको मनाही नहीं है। केवल ये जो तीन लिखे हैं ये नहीं कैरी फॉरवर्ड होंगे अगर टाइम पे आईटीआर नहीं गए। यहां इन तीन पे आप देखिए आईएफएचपी लिखा है क्या? नहीं। तो अगर आपका आईएफएचपी का लॉस है, टाइम पे रिटर्न भेजते हैं तो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, बिलेटेड भेजते हैं तो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन के हेड का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो भलाई किसमें? टाइम पे रिटर्न भर दीजिए। बात समझ में आई? इसलिए एक बार फिर से ऊपर चलें। ऊपर देखिए, ऊपर एक जो लिखा था फॉलोइंग लॉसेस कुड बी कैरी फॉरवर्ड, जो ऊपर इसी के ऊपर आपको दिख रहा है फॉलोइंग लॉसेस कुड बी कैरी फॉरवर्ड, उसमें कौन से चार लिखे थे जो जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? आईएफएचपी, पीजीपी, कैपिटल गेन, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। और जो जब टाइम लिमिट पढ़ाई कि ये लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे जब आईटीआर टाइम पे जाए, तो उसमें से एक नहीं लिखा है। ऐसा नहीं कि मेरे से छूटा है, वो है ही नहीं वहां पे आईएफएचपी। दैट मींस आईएफएचपी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर टाइम पे रिटर्न भरेंगे तो, नहीं भरेंगे तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी टाइम पे रिटर्न भराओ या ना भराओ। लेकिन बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स तभी कैरी फॉरवर्ड होगा जब टाइम पे रिटर्न भरेगा, नहीं तो नहीं। जिसमें से बिजनेस लॉस का एक पोर्शन होता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं, उसके लिए टाइम पे रिटर्न नहीं भी जाएगा तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बढ़िया, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता क्या, अभी समझाता हूं। पहले तो इतनी बात आपके दिमाग तक गई, यस और नो? इतनी बात गई ना? पक्का? क्या क्या बात गई? कैरी फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, चार लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीपी का, कैपिटल गेन का, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का, यानी सैलरी का और आईफॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। और उन चार में से भी तीन तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे जब टाइम पे रिटर्न जाएगा, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का। यानी आईएफएचपी का लॉस अगर टाइम पे रिटर्न गया या टाइम पे रिटर्न नहीं गया, दोनों ही केसेस में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? कोई रीजन लॉ मेकर नहीं बताता। आईएफएचपी का रीजन जानना है तो लॉ मेकर ने बताया, अगर जानना है तो हमसे बहुत तुम लोग फीस वसूलते हो। पानी पी लें पहले। देखो होता क्या है, आईएफएचपी का लॉस क्या है ना, कोई जो सीधा साधा इंसान है जिसका व्यापार नहीं, उसको भी हो सकता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी थी, जॉब करता था, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी थी और ब्याज ब्याज पे करता था तो लॉस हो गया। हो सकता है उससे छूट गया और टाइम पे रिटर्न भरना, उसलिए उसको नहीं परेशान किया। बाकी अगर आप बिजनेसमैन है या कैपिटल गेन है या ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है तो अपना सब कुछ कराइए, आपके तो सलाहकार बैठे होंगे, टाइम पे क्यों नहीं गया रिटर्न? लेकिन ऐसा कोई लॉजिक कहीं नहीं लिखा है, ये मेरी मन गढ़ंत कहानियां हैं, ये भी डिस्क्लेमर देना पड़ता है। खैर अब तो उसने मना ही कर दिया, 115 बीएससी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो मना कर दिया। हाँ, ऑप्ट नहीं करते तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स में क्या लिखा आपने, आप पढ़ो, देखो समझ में आएगा क्या? आ गया? इन अदर वर्ड्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ब्रैकेट अगर छोड़ के पढ़ें, इज परमिसिबल इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ईयर इन विच लॉस इज इंकर्ड इज फाइल्ड इन टाइम। लेकिन कौन से लॉसेस अदर देन लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यानी ये दोनों चीजें टाइम पे रिटर्न नहीं भी भरेंगे तो भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। जिसमें आईएफएचपी का लॉस तो पता है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी समझाऊंगा।
यहां तक कोई डाउट नहीं? अब एक एक करके जरा कैरी फॉरवर्ड पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। एक एक करके पढ़ेंगे सारे अलग अलग। सबसे पहले कौन से कैरी फॉरवर्ड की बात करते हुए? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। नॉन स्पेकुलेशन अलग पढ़ेंगे, स्पेकुलेशन अलग पढ़ेंगे, तो नॉन स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं। एक बार अपने आप पढ़ के देखो क्या लिखा है, पढ़ के देखो, देखो आपको कितना समझ में आता है। आप समझ गए हो ना? नॉन स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? स्पेकुलेशन की बात अभी नहीं कर रहे, वो अलग बात करेंगे, उसके नीचे अगला सेक्शन आएगा। और 35 एडी की भी बात अभी नहीं कर रहे, उसके लिए भी अलग सेक्शन आएगा। तो आपका स्पेकुलेशन और 35 एडी को छोड़ के बाकी कोई नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, तो उसका क्या होगा? आओ पढ़ें। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट पीजीबीपी ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यानी उसको हम सेट ऑफ किससे कर सकते हैं? केवल पीजीबीपी की ही इनकम से। जब एक बार कैरी फॉरवर्ड हुआ तो फिर हम उसको किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और सर कितने साल में कर सकते हैं सर? लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 consecutive assessment year immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जिस साल का लॉस है, पहले तो हमने कोशिश करी जिस साल का लॉस है सेम ईयर सेम हेड हो जाए, सेट हो जाए, समझ रहे हैं ना? सेट ऑफ हो जाए। नहीं हो तो सेम ईयर डिफरेंट हेड हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। वो भी नहीं हुआ तो हमने कैरी फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड करके सर अगले साल सेट ऑफ कर लेंगे, कर सकते हैं अगले साल। लेकिन मान लो अगले साल पीजीपी की इनकम ही नहीं हुई, फिर लॉस हो गया या कुछ हुआ, तो फिर कैरी कर सकते हैं। कितने साल तक कर सकते हैं? जिस साल, सुनना, जिस साल लॉस हुआ था वो तो लॉस हुआ ही था, जिस असेसमेंट ईयर में लॉस हुआ था उसको छोड़ के, भाई उस साल तो लॉस ही था, उसको छोड़ के अगले 8 सालों तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तब भी नहीं कर पाए तो लैप्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका लॉस हुआ, मान लीजिए एग्जाम में आपसे कह रहा है कि एक बंदे का पीजीबीपी का कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा है ऑफ द ईयर 2005-2006 का पीजीपी का कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा है प्रिटेनिंग टू द ईयर 2005-6। सर कितना मान लें? कुछ भी मान लो बेटा, 10 लाख मान लेते हैं, ठीक है, 10 लाख का। और इन ये क्या कह रहे हैं सर, इसको प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, कुछ एक लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, असेसमेंट ईयर लिख देता हूं। इन असेसमेंट ईयर 2023 2024 पीजीबीपी इनकम जो उसकी है वो है 50 लाख की। कितनी इनकम है? ये ऊपर लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा था, और ये इनकम है। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ही वांट्स टू सेट ऑफ दैट 10 लाख रुपीस लॉस फ्रॉम दैट 50 लाख इनकम, प्लीज एडवाइस। कितनी इनकम बचेगी लॉस सेट ऑफ होने के बाद? हिंदी में सेट ऑफ होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 8 साल से ज्यादा हो गए, कैसे जोड़े? देखो 5-6 का तो लॉस है, तो 5-6 वाला साल हटा दें, तो 8 साल कैसे जोड़ना है? 2006 7 7 8 8 9 9 10, सही जोड़े, 8 9 9 10 10 11। तुम लोग के चक्कर में पड़ेंगे, 9 10 के बाद 11 12, 9 10 रहने तो मैं कर लूंगा, 10 11 11 12 12 13 13 14, तो ज्यादा ज्यादा 13 14 तक ही हो सकता था। अब तो 22 23 24 हो गया, इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में कभी आए तो ये 8 साल भी आपको चेक करने हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो 8 साल खत्म हो गए। क्लियर हो गया? ओके। और अगर सर ये मान लीजिए असेसमेंट ईयर 5-6 ना होकर के 15-16 होता सर, तो आप ही बताओ, 15-16 का लॉस होता सर, तो 15 और 16 चेक कर लेना, 8 साल मैं नहीं जोड़ रहा। मतलब अगर ये आपके ऊपर छोड़ दिया, अगर 8 साल आपको लगते हैं नहीं हुए तो हो जाएगा, अगर हो गए तो नहीं होगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, जिसको जो लग रहा है वो अच्छी बात लग रही है। जुड़वाऊं क्या इसको भी? अब नहीं ना? ठीक है सर, ये तो सर समझ में आ गया सर, 8 साल। सर ये क्या लिखा है सर आपने? however unabsorbed depreciation can be carry forward indefinitely, that is without any time limit। सर ये होता क्या है सर? ये unabsorbed depreciation क्या चीज होती है? इसका मतलब तो समझा दो सर, क्या होता है? चलो मैं आपको समझाता हूं। जब मैं खुद पढ़ता था ना,
तब भी कहीं लिखा हुआ नहीं होता था, ये लिखा होता था अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये मतलब ही कहीं नहीं लिखा है। बड़ी बड़ी टेंशन होती थी, होता क्या, भाई पता तो हो ना क्या होता है। इतने सालों में समझ में आया कि होता क्या है, तो आपको समझा देता हूं ये क्या होता है। क्या कह रही है, मजाक उड़ा रही मेरा है? गूगल क्या, तब तो फोन वगैरह भी बड़ा मुश्किल से होता था, नेट इतना महंगा होता था, इतना कुछ नहीं दिमाग था भैया, हम लोग बड़े जमीन से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे उस समय के, इतना सब नहीं होता था, गूगल यूट्यूब वगैरह का जमाना नहीं हुआ करता था। ठीक है, आजकल जितनी आपको सहूलियत है, बल्कि सहूलियत क्या है, पहले हम लोग पास इतना नहीं था तो हम लोग हाथ पैर खुद मारते थे, ढूंढते थे चीजों को बुक्स में यहाँ वहां, दिमाग ज्यादा चलता था। अब क्या है ना, अब दिमाग आपका बंद है। हाँ सच है ये, तुरंत आप गूगल कर लेते हैं तो अपना दिमाग नहीं चलता, तुरंत यूट्यूब देख लेते हैं, तो जितनी फैसिलिटी हुई है ना, उतना इंसान भोंदू भी हुआ है, भोंदू समझते हैं। हाँ, पहले चीजें, जैसे पहले के लोग जो गाड़ियां चलाते थे, तो गाड़ी में कहीं कार में खराबी आ जाए तो उनको ना सही करनी आती थी। अब आज के लोग जो नए वाले, क्या ही बोले, लोग हैं, सच है ये, मतलब ये इंक्लूडिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे को आता है, लेकिन हम लोग को चलाना आता है, और कोई प्रॉब्लम आ गई, खड़े हो जाए, पता नहीं क्या हो गया, नहीं पता। तो जितना भी हम लोग ये मशीनरी की तरफ आगे जा रहे हैं ना, भोंदूपना बढ़ रहा है, इंसान भोंदू हो रहा है, भोंदू। मैं तो इवन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए भी कहता हूं, जैसे पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तो उस समय पे जो अकाउंटिंग करते थे, अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता था, उनका दिमाग ज्यादा चलता था। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पहले हम लोग मैनुअल खाते बनाते थे, मैनुअल लेजर्स बन रहे हैं, है ना, मैनुअल मतलब टाइप होकर के भी बन रहा है, तो टाइप हो रहा है ना, ये बैलेंस शीट बन रही है टाइप होके। अब तो सॉफ्टवेयर ने सब बना के दे दी, तो आपका दिमाग चला ही कहां, आप डिग्री लेके फिर रहे हो, लेकिन अगर अभी कॉम्पीट करने के लिए कह दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। तो सच ये है, देखिए, मैं तो बड़ा अपने आप को अच्छा समझता हूं कि जितने कम उस समय चीजें थी, कर करके सीखा, कर करके, तब मैं आपको ये जितनी जो है आपको समझाता हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि कहीं किताब में लिखा हुआ है और एकदम से मैंने पढ़ा और आपको समझा दिया। ये ये मैं बोलता हूं ना, ये मैंने बाल डाई में काले नहीं करे, ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है साहब। तो जरा समझते हैं पहले अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, आपने कभी ना कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो देखा होगा, पीएनएल अकाउंट, तो वो एक देसी फॉर्मेट बनाते हैं टी शेप वाला। अब इसमें यहाँ पे बाई करके बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जब हम पीएनएल बोलते हैं ना, तो हम ट्रेडिंग पीएनएल दोनों बोल रहे होते हैं, ठीक है, बाई सेल, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और भी कोई इनकम वगैरह तो यहाँ आएगी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। मैं ट्रेडिंग पीएनएल अलग नहीं बना रहा हूं, मैं एक ही साथ बना रहा हूं, टू वेजेस, टू सैलरी, टू रेंट, है ना, इतना सब आएगा, टू डेप्रिसिएशन, ये सब आएगा, यस और नो। अब मान लो, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी के ये दोनों चीजें मिला के 100 रुपए की थी, ये दोनों चीजें मिला के कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी, और ये सारे खर्चे मिला के इतने, डेप्रिसिएशन को छोड़ के इतने खर्चे उसके थे, मान लेते हैं 70 के, और डेप्रिसिएशन का उसका खर्चा था 10 का, ठीक है। तो अगर हम उसका नेट प्रॉफिट वगैरह निकाले तो कितना आएगा भाई, आपके लिए फिगर बड़ी आसान रखी, 100 माइनस 70 माइनस 10, 20, यानी पॉजिटिव इनकम आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा केस, दूसरा केस, उसका डेप्रिसिएशन था 40 रुपए का। अब बताओ क्या आएगा, लॉस आएगा, कितना आएगा, नेट लॉस कितना, 10 का, ये सबको दिख रहा है ना। ये जो 10 का लॉस आएगा, सिर्फ हाँ या ना में आंसर देना, क्या ये बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आया, ये जो 10 का लॉस आया, क्या ये बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन है? अगर हाँ, तो इसी को हम कहते हैं, ये जो आया, ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसको हम बिजनेस लॉस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल, इसको क्या बोल रहे हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। रीजन मीन, हिंदी में समझो, वो डेप्रिसिएशन जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाया, इतने प्रॉफिट्स ही नहीं थे कि डेप्रिसिएशन एब्सॉर्ब हो पाता। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये खर्चे थे 120,
और डेप्रीशिएशन था 20 का, बाकी सेल यही, सेल और क्लोजिंग स्टॉक 100। अब बताओ नेट लॉस कितना आता है सब कुछ करके जैसे करते हो, 40 का, ठीक है ना। एक और मान लो इसको कर देते हैं 130 कर देते हैं। अब बताओ अच्छा कितना आता है, आपको चेक कर लेते हैं। 50 का कुछ नहीं किया, 110 130 और 20 150, ये 100 वो है, 50 का बैलेंसिंग बच रही, लॉस है 50 का। इस 50 के लॉस में कितना लॉस बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन है, 20, यानी ये जो 20 है ये कहलाता है अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन। रिमेनिंग 30 जो बच रहा है ये कहलाता है बैलेंसिंग फिगर, ये कहलाता है बिजनेस लॉस। लॉ मेकर ने इसके लिए दी हुई है 8 साल की टाइम लिमिट। ये जो है ये आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन उसने कह रखा है सर टेंशन ना लीजिए सर, नो टाइम लिमिट। आप 8 साल तक कर पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप आगे भी कर सकते हो, 100 साल तक भी कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं। दूसरी बात, जो आईटीआर टाइम पे अगर भरते हैं, आईटीआर टाइम पे भरते हैं तो पूरा ये 50 का लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा आपको। आईटीआर टाइम पे नहीं भरते हैं तो 20 का तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 30 का लैप्स होएगा केवल। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आईटीआर टाइम पे भरे या ना भरे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इतनी बात समझ गए आप, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब समझ गए, होता बिजनेस से की वजह में ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ बिजनेस का वो लॉस जो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आया वो कहलाता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बिजनेस का वो लॉस जो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ वो कहलाता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई टेंशन की बात कतई नहीं है। यहां तक आपको समझ आया? अब देखो एक बार पढ़ के देखते हैं। तो पीजीपी से कर सकते हैं आप, पीजीपी के लॉस को 8 साल के लिए टाइम लिमिट थी, और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है। इवन एक बात और सिखा दूं आपको अगर कंफ्यूज ना हो, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है ना सर, तो कैरी फॉरवर्ड होके आप किसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और हेड से भी कर सकते हैं, सैलरी को छोड़। जैसे बाकी पीजीपी का जो बिजनेस लॉस है वो केवल पीजीपी की इनकम से होगा, लेकिन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप पीजीपी की इनकम से भी कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ, या किसी अदर हेड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सैलरी से नहीं कर सकते। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको अगर रखना है तो आप इसको दिमाग में रखिए, नहीं तो ना रखिए, मैंने लिखा नहीं जानबूझ के। ओके सर एक बात बताइए, पूछो बेटा पूछो। सर क्या कोई ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस भी रहेगा सेट ऑफ करने के लिए? मतलब बेटा, मतलब सर जैसे हमारे लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस का लॉस आपने बताया, अभी आपने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बताया, कौन सा क्या पहले करें, क्या सीक्वेंस होगा, कौन सा क्या पहले करें वो सीख रहे हैं। सर ये तो बहुत सारे लिख दिए, हाँ ये आपने याद करना पड़ेगा। क्या क्या एक बार जरा देखते हैं। जब आप अपनी पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो सबसे पहले इन सब में ये सीक्वेंस है, इनमें आपस में सबसे पहले क्या होगा, माइनस। जब आप पीजीपी की इनकम निकालेंगे तो सबसे पहले इनमें से करंट साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर माइनस होता है। ये होता क्या है ये मैं पीजीपी में सिखाऊंगा, साइंटिफिक रिसर्च करने पे कोई खर्चा किया तो वो करंट मतलब इसी साल का, तो पहले वो माइनस होता है। फिर उसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होता है। करंट ईयर का बोले तो जो इस पर्टिकुलर ईयर का। अनअब्सॉर्ब्ड कौन सा हुआ फिर, जो पिछले के सालों का आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। जब ये दो करंट ईयर वाले हो जाते हैं उसके बाद आप उस इनकम से क्या माइनस करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस माइनस करेंगे। क्या माइनस करते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं बोला, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस। उसके बाद अगर आपके पास कोई खर्चा अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग का बचा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन पीजीपी में समझाऊंगा, दोबारा ये रिपीट करूंगा वहां पे टॉपिक, अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग का बचा हुआ है वो आप करेंगे। उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन करेंगे, उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। कुल मिला के इसको अभी याद करना है, कैसे याद करना है, सबसे पहले करंट साइंटिफिक रिसर्च, करंट डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च। ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है, न्यू सिलेबस में लिखने को आ सकता है, और ओल्ड सिलेबस में ऑप्शंस देके कह सकता है कि इसको सीक्वेंस वाइज लगाएं तो कौन सा बनेगा। सेक्शन नहीं याद करने की जरूरत है, सेक्शन कतई बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट याद करने की जरूरत है। क्या सीक्वेंस का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर,
फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। इन सब पे एक एक करके पीजीपी में हम चर्चा आपसे करेंगे। सर ये तो समझ में आ गया। सर ये बताओ, ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस होता है ये कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी। जब सेम ही ईयर में मना था तो कैरी फॉरवर्ड होने में तो मना होगा ही। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, और इसको आप 8 साल के लिए नहीं कर सकते। तो सर 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 4 साल तक अगर सेट ऑफ हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। स्पेकुलेशन लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी स्पेकुलेशन बिजनेस। द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। समझ गए? वहां जैसे 8 थे, यहां पे गिनेंगे तो 4 साल लैप्स हो गए, और तब भी स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस तुम सेट ऑफ नहीं कर पाए तो वो खत्म हो जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होकर के आया है तो याद रखना, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस जब हम बोल रहे हैं तो कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन ये याद रख लीजिए 35 एडी याद रखो। मतलब ये नहीं 73 ए तो बताता है कि वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। 35 एडी का लॉस 35 एडी से ही सेट ऑफ होगा, और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, वैसे इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहां तक कोई डाउट? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड जब रखे, हम लोग सिर्फ अभी कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, राइट? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड होकर के आया है तो आप पीजीबीपी की किसी भी इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट मींस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, 35 एडी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होकर आया है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। 35 एडी के लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होकर आया है तो 35 एडी की ही इनकम से सेट ऑफ होगा। और कोई डाउट आता है? नहीं। ओके, कैपिटल गेन की बात करते भैया। कैपिटल गेन में भी साहब 8 साल है। ओहो, और सर है क्या? पढ़ा बता दो, पढ़ के देख लो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, मे बी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। मतलब कैपिटल गेन का कैपिटल गेन सही होगा, बाहर ही नहीं जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड होके आया है तो लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म जब सेम ईयर में लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से अलाउ था तो कैरी फॉरवर्ड में क्या ये लिख देंगे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से कर लेना? नहीं ना। तो लेकिन लॉन्ग टर्म, बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और सर 8 साल के लिए हो सकता है, बिल्कुल। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? यही वाला आईफॉस का एक ही तो ये लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होता है। 4 साल की लिमिट है। कितनी लिमिट है? जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस में भी 4 साल, और इसको केवल आप ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। वेयर एन एसएससी हु इज द ओनर ऑफ रेस हॉर्सेस सस्टेन्स अ लॉस इन द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ही कैन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ सच लॉस अगेंस्ट हिज इनकम ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। दिस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 साल। यहां तक में कोई डाउट है तो पहले पूछो, नहीं तो आईएफएचपी का लॉस भी पढ़ लो सर। आईएफएचपी का पढ़ लो। आईएफएचपी का लॉस केवल आईएफएचपी की इनकम से हो सकता है और 8 साल। लेकिन यहां मैं बार बार आपको ना चाहते हुए भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं। क्या कुछ डिस्क्लेमर दे रहा हूं बार बार? आईएफएचपी के 115 बीएससी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर आप 115 बीएससी चुना हुआ है तब आईएफएचपी का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में ना 99% उम्मीद है आपसे नहीं कहेगा। तो जब आपसे 115 बीएससी ना बोले तो आप हाउस प्रायोरिटी का लॉस ये मानना कि उसने नॉर्मल रिजिम, ओल्ड रिजिम ही चुन रखा है, तो आप 115 बीएससी अपने पंगे में लगाना ही नहीं। मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सर कहीं 8 है, कहीं 4 है, कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसको एक बार समराइज कर दीजिए ना। चलो मैं समराइज कर देता हूं। पहले बात करते हैं जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरी तरफ देखते हुए, मेरी तरफ देखते हुए, मेरी तरफ। कोई टाइम लिमिट नहीं है। कौन से ऐसे हैं? एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है और एक सेक्शन 35 एडी का लॉस है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और एक 35 एडी का लॉस है। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहें तो ये जो अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग लिखा है, अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च लिखा है, इनमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो कोई टाइम लिमिट किसमें नहीं होती? अनएब्सॉर्ब। आप याद में केवल 2 रख सकते हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और
35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस का 35 AD का लॉस, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 8 साल 4 साल कोई टाइम लिमिट नहीं। फिर 4 साल वाले सर कौन से थे? स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस के लिए 4 साल था, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के लिए 4 साल था, और बाकी सबके लिए 8 था। तो 8 किसके लिए था? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए, कैपिटल गेन के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अब जाके कह सकते हैं कि आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का चैप्टर खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ मीठा खाना बच रहा है, मेन कोर्स निपट गया है, 2 छोटी मोटी बातें लिखी हैं, सेट ऑफ खत्म हो गया। ये 2 मीठा खाने का मन हो तो खाए, नहीं मन हो किसी को नहीं अच्छा लगता तो ना खाए, ठीक है। अच्छा लगता है मीठा आपको? तो है स्पाइसी ज्यादा था वो, तो मीठा तो बनता ही फिर, तो है ना, कुछ मीठा हो जाए। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें क्या लिखी हैं? पहला लिखा हुआ है, बहुत सिंपल, छोटा सा सिंपल टॉपिक है, मीठा ना आसान होता है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। मतलब सर पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, इजी मैं बोल रहा हूं, देखो आपको समझ में आ जाए तो इजी। वेयर अ चेंज हैज अकर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, the firm is not entitled to carry forward and set off of so much of loss proportionate to the share of a retired or deceased partner. सर ये मीठा तो है, लेकिन ये गरम हलवा था, जीभ जल गई है। आपने तो कहा सर इजी है, लेकिन हमारे तो बाउंस मार गया है ऐसा बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, आपके बाउंस मार गया तो हम बैठे ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके पार्टनर हैं भैया कौन कौन, ए बी सी, और इनका पीएसआर कुछ भी बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सुना है ना ये पार्टनर? हाँ चलो 1:1:1 ही मान लेते हैं इजी के लिए, कुछ भी हो सकता है 3:1:5, मान लो इक्वल शेयर है, इजी के लिए मान लेते हैं। और इस फर्म का कैरी फॉरवर्ड लॉस है, बिजनेस लॉस है, कितना मान लें सर? मान लो 9 लाख है। कितना है? 9 लाख का कैरी फॉरवर्ड लॉस है। और इस साल क्या हुआ सर? क्या हुआ बेटा इस साल? इस साल करेंट ईयर की जो इनकम थी, करेंट ईयर मतलब जो भी चल रहा है, इस साल की जो फर्म की इनकम थी कितनी मान लें आपके लिए? मान लेते हैं करंट ईयर की इनकम थी 6 लाख। कितनी इनकम थी बेटा? 6 लाख। 6 लाख की इनकम थी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था 9 लाख का। तो भैया आपने जो एडजस्ट कर लिया लॉस, वो ज्यादा से ज्यादा 6 लाख एडजस्ट कर पाएंगे भाई? 9 लाख का लॉस था, 6 लाख की इनकम है, कितना एडजस्ट कर पाए? 6 लाख। कितना लॉस बचा जो कैरी फॉरवर्ड आप करना चाहते? 3 लाख। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसमें से एक पार्टनर कोई भी जो आपका मन हो वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई। कौन से एक को मार डालो या रिटायर कर दो कोई? सी, चलो सी। सी रिटायर हो गया या मर गया, एनीथिंग। अब लॉ मेकर कहते हैं सर एक मिनट सुनिएगा। हमने कहा बताओ भैया बताओ। कह रहा सर आपकी फर्म का जब ये हुआ तब तक का हिसाब आपने कर दिया? तुमने कहा। कह रहा इसके बाद कितना लॉस बच रहा था? हमने कहा सर 3 लाख का। कह रहा सर ये जो सी रिटायर हो गया इसके हिस्से का कितना लॉस होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? 1:1:1 में जानबूझ के 3 लाख रखा ताकि आपको कैलकुलेटर ना उठाना पड़े। 1 लाख। कह रहा सर ये जो 1 लाख का लॉस है ना सर, जो इसके हिस्से का है ना सर। हमने कहा। कह रहा सर ये फर्म ना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। ये जो 1 लाख का लॉस है ना, जो सी के हिस्से को बिलोंग करता है, ये फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। यानी फर्म अब केवल 2 ही लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगी। ये 1 लाख का लॉस फर्म के लिए लैप्स हो गया। यानी कोई भी पार्टनर फर्म का अगर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो जितना भी लॉस उसको प्रिटेन करता है उसके लिए है, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, जहां तक रिटायर हुआ डेथ हुआ उसके बाद भी जो लॉस बच रहा है वो उतना प्रोपोर्शनेट लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ गए?
आने के चांसेस ना के बराबर है, इसके आने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप हटा सकते हैं कि गरम हलवा था मजा नहीं आया, छोड़ सकते हैं। अब एक बार और पढ़ के देखते हैं, जरा देखते हैं शायद अब समझ में आ जाए मे बी। वेयर ए चेंज हैज अकर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब है कि फर्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया, फर्म में कोई चेंज आया, तो कोई पार्टनर की डेथ हो गई, वो बोल रहे हैं। तो दो चीजों की, जैसे अगर रिटायरमेंट या डेथ की वजह से चेंज होता है तो फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ सो मच ऑफ द लॉस जो प्रोपोर्शनेट है टू द शेयर ऑफ द रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर। समझ गए? उतना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा जितना उस रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर का पीएसआर पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बनता था, उतना लॉस फर्म का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बचा हुआ लॉस कैरी फॉरवर्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी का अगर एडमिशन हुआ, एडमिशन पे कोई मनाही नहीं है। एडमिशन हुआ, मान लीजिए 3 पार्टनर थे एबीसी, रिटायर कोई हुआ नहीं, डेथ किसी की हुई नहीं और डी और आ गए, कोई दिक्कत नहीं, जितना लॉस था कैरी फॉरवर्ड करिए। दिक्कत कहां है? जब कोई भी पार्टनर मर जाए या रिटायर हो जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? जो मर रहा है या जा रहा है आगे, हाँ वो सब तो लेके जाए, वो जो लेके जाना है वो सब लेके जाए। लॉ मेकर ये नहीं कह रहा है कि तुम उसको क्या देना या क्या ना देना, वो तो तुम उसको सब कुछ दो, भर भर के दो। वो तो लॉ मेकर कह रहा है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म का अब जितना लॉस बचा है उसमें से जितना उसका शेयर है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बाकी तुम उसको कितना पैसा दे रहे हो, कितना कैपिटल शेयर दे रहे हो, प्रॉफिट, वो दो तुम। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि ना देना, उसको रोक लेना, वो मना नहीं कर रहा। यहां तक सब लोग समझ गए? पक्का? इसके बाद एक बड़ा क्लासिक सा सेक्शन बचता है, सेक्शन 79, जो अगर आप समझ में आएंगे कि ये क्यों आया था तो आपको मजा आ जाएगी इनकम टैक्स में। मतलब आज तो बहुत साल हो गए सेक्शन को आए हुए, 79 को, बट आज भी इसको पढ़ाने में बहुत मजा आती है मेरे को, क्योंकि सेक्शन ये बड़ा क्लासिक सेक्शन, मैं आपको समझाता हूं क्या है। इधर देखिए, है क्या, आपको पता है कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये सब होते हैं। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको क्या करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, और लेट्स से आप कोई भी चीज का, मान लो आप ये रिमोट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार बड़ा मुनाफा होगा, 2-3 करोड़ रुपए हर साल कमाया करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी है कि भाई कमाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपने क्या किया, आप कोलकाता चले गए, जान उसके कोलकाता का नाम ले रहा हूं, आप कोलकाता चले गए। अब तो नहीं पॉसिबल है, ये मैं 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता था, यूं कहें, वहां पे कंपनियां बिकती थी, कंपनियां बिकती थी। जैसे मछली बाजार होता है, मछलियां बिकती हैं, वैसे कंपनी बाजार होता था, कंपनियां बिकती थी। करते क्या थे लोग, मैं समझाता हूं आपको, मोडस ऑपरेंडी क्या थी, लोग क्या करते थे। सपोज करिए कुछ लोगों ने मिलके, कोलकाता इस चीज के लिए बहुत फेमस हुआ था, कुछ लोगों ने मिलकर के कोलकाता में क्या किया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, और उस कंपनी में कोई काम दिखा दिया कि हम ये व्यापार करते हैं, और उसका आईटीआर भरा लॉस का, इनकम टैक्स रिटर्न भरा लॉस का, और उसका अपना खुद से केस एओ से कह के स्क्रूटनी में लगवा लिया, थोड़ी बहुत उसको घूस खिलवा दी, और उसका असेसमेंट भी करा लिया। असेसमेंट समझते हैं कि उन्होंने कर दिया कि हाँ लॉस था इसका, तो यानी काम बिल्कुल पक्का हो गया। और उन्होंने क्या किया, ऐसे ही 2-3 साल 4 साल बढ़िया लॉस के रिटर्न भरे, और अच्छा खासा उस कंपनी में मान लो लेट से 10 करोड़ का लॉस एक्यूमुलेट कर लिया। जबकि ये सब ऑन पेपर्स था, एक्चुअल में कंपनी में कोई काम होता नहीं था। अब आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है जिसमें आप ये रिमोट का बिजनेस करना चाहते हो, और आपको मुनाफा होने वाला है, मुनाफा होगा तो टैक्स चाहिए, टैक्स देना पड़ेगा। आपने क्या किया, आप चले गए कोलकाता, और आपने एक ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी खरीद ली। लॉस मेकिंग कंपनी कैसे खरीदते हैं, झोले में रख के कंपनी कैसे आती है, कंपनी कैसे कैसे कोई कंपनी खरीदनी हम कैसे खरीदें, शेयर्स खरीद के। तो आपने क्या किया, वहां गए और उनसे कंपनी खरीद ली, यानी शेयर होल्डिंग खरीद ली, उन्होंने आपको शेयर बेच दिए, वो बेचते हैं तो आपको एक रेट बता देंगे वो। अब आपने ये क्यों किया, ऐसी कंपनी क्यों खरीदी, कुछ था ही नहीं उस कंपनी के अंदर। आपने इसलिए खरीदी कि लेट से एक ऐसी कंपनी खरीद रहे हैं जिसमें 10 करोड़ का लॉस है,
और उस कंपनी में आपने दिखाया कि अब हम इसमें पेन का या रिमोट का जो भी है व्यापार करने लगे, और प्रॉफिट हुआ पहले साल 3 करोड़, आपने एडजस्ट किया, आपने कहा सर अभी भी 7 करोड़ का लॉस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना लग गया। आप समझ रहे हैं ना बात को? और जिसने कंपनी बेची वो आपसे पैसे लेगा, थोड़े बहुत जो आपका टैक्स बच रहा है उसकी वजह से 10 करोड़ में मान लो अगर 30% 3 करोड़ बच रहा है तो 1 करोड़ आपने उसको दिया, उसने आपको कंपनी बेच दी, शेयर्स बेच दी। मतलब समझ पा रहे हैं पूरी बात को? जब ये बहुत जोरों शोरों में होने लगा, सबसे पहले कोलकाता से शुरू हो रहा था, फिर और भी शहरों में था, बट कोलकाता बहुत फेमस हुआ इस चीज के लिए। जब ये बहुत जोरों शोरों में होने लगा तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आया था सेक्शन 79, बहुत साल हो गया आज। और उसने इसमें क्या लिखा वो सुनना। उसने लिखा कि साहब अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, वाइडली हेल्ड कंपनी ये काम कभी करती भी नहीं है ना, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसका लॉस हुआ है, तो साहब जिस साल लॉस हुआ है और जिस साल वो सेट ऑफ कर रही है, जिस साल लॉस हुआ था और जिस साल तुम उस लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो, इन दोनों साल में कम से कम 51%, 51% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर 51% शेयर होल्डिंग कम से कम सेम नहीं है तो वो लॉस हम सेट ऑफ नहीं करने देंगे, भूल जाइए। यानी जैसे पहले मान लीजिए जो शेयर होल्डर थे, पहले वो जो शेयर होल्डर थे वो ABCD थे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? पहले जिन्होंने वो कंपनी बनाई ABCD शेयर होल्डर थे, और मान लो 25% शेयर थे चारों के पास, है ना जी। अब आपने वो कंपनी खरीद ली, किसने खरीद ली? आप, मतलब मान लेते हैं EFGH ने। तो ये अब ABCD से शेयर होल्डिंग चली गई, किसके पास आ गई? कंपनी वही रही, कंपनी तो मिटती नहीं है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है। शेयर होल्डर चेंज हो जाए इसके से कंपनी थोड़ा ना चेंज हो जाती है। आपने कंपनी खरीद ली, ओनरशिप आपके पास आ गई, मालिक आप बन गए। आप लोग, आपने बिजनेस किया इसी कंपनी में, प्रॉफिट कमाया, आपने कहा जो पहले से लॉसेज हैं सेट ऑफ कर लेते हैं। लॉ मेकर कह रहा नहीं रुको जरा, जिस समय लॉस हुआ था तब शेयर होल्डर कौन था? हमने कहा ABCD। कह रहा आज शेयर होल्डर कौन है? हमने कहा EFGH। कह रहा क्या? कह रहा हमें 100% चाहिए नहीं, क्या 51% शेयर होल्डर कम से कम सेम है? हमने नहीं साहब सेम नहीं है। सेम है क्या? नहीं है। हम कह रहे हैं लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। अब इसके लिए आपके दिमाग में दूसरी टैक्स प्लानिंग आएगी कि शेयर खरीदे तो कितने परसेंट खरीदें? केवल 49% खरीदें। अगर 49% खरीदेंगे तो 51% शेयर होल्डिंग सेम होगी। दत्त तेरे की 49% शेयर खरीदने का मतलब समझ रहे हो? मालिक उसी को बना के आए हो तुम। व्यापार करो, कल को वो क्लेम करने आएगा, टैक्स बचाने के चक्कर में ओनरशिप गई तुम्हारी। नहीं समझे? पेन का आइडिया आपका था ना, पेन का व्यापार करने का, रिमोट का व्यापार। 49% शेयर होल्डिंग हम क्यों खरीदें किसी की? तुमको पार्टनर थोड़ी ना बनाने आए अपने यहाँ, हम तो एक केवल अपना टैक्स बचाने के लिए काम करने आए थे, इसलिए 51% डाला। 51% से नीचे कोई ले, फिर हमारा कहां चलेगी? तो उसकी चलेगी। कल को आ गया क्लेम करने की, व्यापार बेचो, बेचना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो लॉ मेकर ने सिंपल बात कही, यानी आपको अपने लिए बस दिमाग में केवल इतना रखना है। इसलिए मैंने कहा ये मीठा है, ऑप्शनल है आपके लिए, आने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं इनके। Carry forward and set off of losses of company in which public are not substantially interested. Section 79, the loss of closely held company can be carried forward and set off only if the shares of the company carrying not less than 51% of the voting power were beneficially held by the same person on the last day of the year or year in which the loss was incurred, and also on the last day of the previous year in which the brought forward loss is to be adjusted. समझ में आई बात? बाउंस तो नहीं हुई? क्या बोल रहे हैं? कह रहे लॉस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ओनली इफ, तभी जब कम से कम 51% शेयर होल्डर, वोटिंग पावर मींस कौन से शेयर? इक्विटी शेयर, कम से कम 51% शेयर होल्डर सेम पर्सन हो। कौन कौन से 2 दिन पे? लास्ट डे जिस दिन लॉस हुआ था, यानी उस साल के 31 मार्च को, और जिस समय आप उसको सेट ऑफ कर रहे हो उस साल के 31 मार्च को। अगर सेम पर्सन नहीं है, हम वो लॉस सेट ऑफ नहीं करने देंगे। क्लोजली हेल्ड कंपनी से कहेंगे वो लॉस तुम्हारा लैप्स हो गया, भले ही तुम्हारे भी 8 साल क्यों ना बचे हुए हो, ओके लैप्स हो गया, खत्म। यानी इस तरीके से जो काम होता था उसको बंद करने के लिए सेक्शन 79 लाया गया था।
यहां पे जाके आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का ये छोटा सा चैप्टर खत्म होता है, बट छोटा है लेकिन मोटा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो यही है। हाँ, ज्यादा छोटी छोटी बातें मत पकड़ो, जितना बता दिया उतना बहुत है आपके लिए। क्लियर? तो बेसिकली ये जो आखिरी के दो चीजें पढ़ाई हैं, ये आपकी मर्जी पे मैं छोड़ रहा हूं। बाकी ऊपर वाली तो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपसे पूछे या कोई क्वेश्चन करें तो आप कर लें। अब आप क्या करने वाले हैं, ओल्ड सिलेबस वाले क्या करने वाले हैं, पहले तो ये बताओ, आपको पता होगा आपका होमवर्क क्या है। जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो आपने लगाने हैं। और न्यू सिलेबस वाले क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल उठाइए, क्वेश्चंस लगाइए। आप बिल्कुल आराम से, अब देखेंगे बहुत इजी मिलेगा आपको, कोई टेंशन आएगी नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरा नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर मैंने बहुत बहुत बार दिया हुआ है अपना कि नहीं दिया है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, 9721169008। हाँ, अब वो सब वहां सिखाएंगे, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, वो उधर सिखाएंगे। सोर्सेज का मतलब, सोर्सेज का मतलब है अलग अलग जगह से पैसा कमा रहे हैं। सोर्स, जैसे एक सोर्स हो सकता है आपका किसी का कि वो मूंगफली का ठेला लगाता है, एक सोर्स हो सकता है कि वो लॉटरी बेचता है। सोर्स, तीन सोर्सेज हुए मतलब, हाँ कह सकते हैं आप उसको।